तो चलो दोस्तों, सर पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था? होमवर्क क्वेश्चन दिया था, काफी बच्चों ने लिखा, जिन बच्चों ने लिखा यहीं बैठ के लिखेंगे मेरे साथ, ठीक है? राइट, जल्दी भागने वाले बच्चे पहले चेक करा चुके, मेरे चेक कर लो, मेरे चेक कर लो भाई, तुम्हें लिखना पड़ेगा साथ बैठ के, है ना? इतना सन्नाटा क्यों भाई? लिखना पड़ेगा क्वेश्चन यहीं बैठ के, है ना? कौन से वाला? कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड वाला लिख दिया था। पर ये कॉपी तो 10-12 ही आती हैं, बच्चे उससे ज्यादा हैं, कम आते हैं उस पे पेपर पे। नहीं नहीं, वो तो मैम चेक कर लेंगे आके, ठीक है? जिन्होंने लिखा होगा तो यहीं बैठ के लिखेंगे साथ में, जिन्होंने लिखा होगा वो घर चले जाएंगे। अब सुनो, तो पहले पढ़ लेते हैं, बात की प्रक्रिया क्लास के एंड में करेंगे ना। तो सर बच्चा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों के बारे में, कोई बच्चा हिंदुस्तान में जब कांटेक्ट करने के लायक होता है जब वो 18 का हो जाता है। लेकिन हमने सेक्शन 2G में एक बात पढ़ी थी, याद है? बच्चा खाता है पार्ले जी, ठीक है ना? तो बच्चे के साथ किए हुए एग्रीमेंट क्या होते हैं? तो भाई जैसे कहा था ना, भूलना जाना बचपन का प्यार, तो बचपन का प्यार मत भूल जाना भाई, 2G पहला चैप्टर है ना। लेकिन 2G वाली बात अच्छी है कि भाई एग्रीमेंट विद द माइनर इज, ये बात अच्छी है, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड, है ना? लेकिन 2G ने तो ये बताई थी कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। 2G ने क्या बताया था? वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ये तो बताया था वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वो तो एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड, ये तो उसका एक एग्जांपल था। वो बात कहां से निकल के आई? सेक्शन 11 से। तो 2G ने बताया एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड, यानी वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। सेक्शन 11 क्या बताता बाबू? अबे हु इज कैपेबल, तुमने बड़े मजे ले लिया भाई, नशे में हो क्या? भांग पी के मत आया करो। प्लस सेक्शन 10 क्या बोलता है? पिछली क्लास में बताया था, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपका कैपेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11। फिर 10 ने बोला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना जरूरी है, तो 10 ने हमें किसके पास भेज दिया था? 11 के पास। 11 ने हमने 11 से पूछा कौन कौन एंटर करने के लिए एलिजिबल होता है, तो उसने बताया 3 चीजें, 3 लोग, बच्चा यानी मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने लायक होते हैं। फिर हमें क्या पढ़ना है? हमें ये नहीं पढ़ना कौन एंटर करने लायक है, हमें क्या पढ़ना है? कौन एंटर करने लायक नहीं है। तो 2G कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट वॉइड जब होगा, कोई भी एग्रीमेंट वॉइड जब होगा जब कोई पर्सन एंटर करने लायक नहीं हो। तो पढ़ना उल्टा है ना? चैप्टर का नाम है हु इज एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ना क्या है? हु इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और जो एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के एंटर करने के लिए, इसलिए उनके साथ किए हुए एग्रीमेंट क्या होंगे? समझ गए भाई बात? 11 बोलता है कौन कॉन्ट्रैक्ट के लायक होते हैं? 3 लोग। 10 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के लायक होना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाएगा। तो 10 ने बोला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करने लायक बनना पड़ेगा। फिर हमने 10 से बोला भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक कैसे होते हैं, तो 10 ने बोला मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, है ना? जैसे पापा कहते हैं मैं नहीं बता रहा, मम्मी से पूछ ले अपनी, मम्मी चप्पल लेके खड़ी होती है वहां, आजा, है ना? तो ऐसे 10 कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, किससे पूछ ले? पर 11 चप्पल लेके नहीं खड़ा, 11 बोल रहा मैं बताऊंगा भाई 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं होते। फिर हमने पूछा चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन कॉन्ट्रैक्ट के लायक है, कौन कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं है। तो चैप्टर ने बताया मैं पढ़ाऊंगा मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कौन कॉन्ट्रैक्ट के लायक है, मैं क्या पढ़ाऊंगा? कौन कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं है। और जो लायक नहीं है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये बात किसने बोल दी? 2G ने बोल दी कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं होंगे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, है ना? तो सर अब सेक्शन भी हो गए, 10, 11, 2G याद भी आ गया, है ना? बच्चा खाता है पार्ले जी, तो भाई ये ट्रिक से मैं याद भी आ गया, 10, 11 भी याद आ गई बात, ठीक है ना? तो 3 सेक्शन हमने यहां पे रिवाइज कर लिए जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब आती है बात कि सर क्या सेक्शन ही काफी है? नहीं, कई बार क्या होता है लॉ बनता है ना? लॉ के बाद फिर भी लोग नहीं समझते और फिर भी कहां चले जाते हैं? कोर्ट। तो जज कहते हैं भाई जब लॉ बना दिया तो फिर कोर्ट में क्यों आ रहा है? लेकिन नहीं भाई, हम तो कोर्ट में जाएंगे, टाइम पास करेंगे भाई, हम पे पैसे भी हैं तो जाएंगे भी। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि लॉ था ही नहीं, सीधा उस मुद्दे को लेकर कहां चले गए? कोर्ट में चले गए। तो जज ने कहा ठीक है भाई, अब मैं लॉ जब था ही नहीं
तो कोर्ट का डिसीजन क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। अब जो सेक्शन आएगा उसमें पहले से लॉ जिंदा था, पहले से लॉ, उसके बाद भी लोगों ने क्या किया, उसके बाद अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग पैसे वाले लोग, केस बहुत होते हैं। अब सर केस क्या है, अब एक आंटी जी थी है ना, बंगाल का केस है ये, ब्लैक मैजिक। आंटी का नाम ब्लैक मैजिक नहीं था, आंटी का नाम था मोहिरी। क्या नाम था? अब एक बात ध्यान रखना, मोहिनी मोहिनी गाना मत गाने लगना 1 2 3 करके, है ना, मोहिरी, मोहिनी नहीं, मोहिरी। हाँ, तो मोहिरी बीबी, तो बीबी जी थी हमारी, तो मोहिरी बीबी जो थी बहुत अमीर, मतलब बंगाल की जमींदार थी। इनके पास एक बालक आया। अब बालक का नाम ही ऐसा है जो इतना बड़ा बड़ा सा लग रहा है। बालक का नाम था धर्मदास घोष। क्या नाम था? धर्मदास, धर्मदास यानी धर्मोदास, देवदास नहीं भाई, घोष बाबू थे। क्या नाम था? हाँ, धर्मोदास घोष। अब घोष बाबू क्या करने लगे, घोष बाबू जब जमींदार बीबी जी के पास गए तो ये बच्चे थे। क्या थे? इनका नाम ही बड़ो जैसा था, पर थे कभी तो बच्चे रहे होंगे, ठीक है ना। जब ये बच्चे थे तो ये पहुंचे मोहिरी बीबी के पास, इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। किसके लिए अप्लाई किया? और मोहिरी बीबी ने बोला देखो भाई ये जमींदारी का सिस्टम है, लोन तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पुराने जमाने बैंक बैंक तो होते नहीं थे, लोन तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। जब घर गिरवी रखते हैं तो उस घर के पेपर्स को बोला जाता है मॉर्टगेज। क्या बोलते हैं बाबू? तो मॉर्टगेज का मतलब होता है घर गिरवी रखना। जब मैं मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखता हूं तो उसे बोलते हैं प्लेज। क्या बोलते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखने को बोलते हैं मॉर्टगेज, मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखने को बोलते हैं प्लेज। ठीक है, तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया गया? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज रख दिया, घर को मॉर्टगेज कर दिया। मोहिरी बीवी ने मान लो भाई 10 करोड़ रुपए क्या दे दिया, आजकल के जमाने के हिसाब से लोन दे दिया। ठीक है ना। अब मोहिरी बीवी ने बोला कोई बात नहीं भाई, टाइम पे पैसा चुकाते रहना, नहीं चुकाओगे तो घर गया। अब धर्मोदास घोष बाबू भाई पता नहीं क्या दिमाग में, उन्होंने मोहिरी बीवी के पैसे, अब मोहिरी बीवी ने बोला भाई पानी सर से ऊपर हो चुका, जितना समय तुम्हें दिया था वो तुम्हें दिया जा चुका, अब तुम पैसे नहीं दे रहे हो, तो अब मैं अपने पैसे को रिकवर करूंगी तुम्हारे घर को बेचकर, तुम्हारे घर को, तुम्हारी हवेली को बेचकर। अब भाई घर जब बेचने पहुंची तो किसी ने नहीं खरीदा, कोई नहीं खरीद रहा, बेच दे, ओएलएक्स पे भी डाल दिया तो भी नहीं खरीद रहा, है कि नहीं बात? ठीक है, तो कोई घर नहीं खरीद रहा भाई, ठीक है ना, तो लोग कुछ भी डाल देते हैं ओएलएक्स पे। तो एक यूएस का केस आया था, एक आंटी जी ने अपने बच्चे को ओएलएक्स पे डाल दिया था, तो ये केस फिर लड़ा गया और फिर इस फैसला ये हुआ कि ओएलएक्स गुड्स है ना, डेप्रिशिएटेड गुड्स सेलिंग क्या है, प्लेटफॉर्म है। बच्चा तुम्हारा डेप्रिशिएट नहीं हो रहा भाई, बच्चा तो बड़ा हो रहा हो तो डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो बच्चे को उस पर नहीं, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ड्रग्स नहीं बेच सकते, इलीगल हथियार नहीं बेच सकते, तो ऐसी बच्चे को भी ओएलएक्स पे, आंटी जी हार गई, आंटी जी कह रही है बढ़िया दाम मिल रहा है ले लो भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इससे पहले हमारे घर वाले भी ओएलएक्स पे बेच दें, तो भाई ढंग से पढ़ लो, तमीज में, है ना। अब हुआ क्या, मोहिरी बीबी जब भी जाती किसी के पास, कोई घर खरीदता नहीं, तो आखिरकार मोहिरी बीबी ने कोर्ट का सहारा लिया और स्यू कर दिया, किसको? घोष बाबू के ऊपर स्यू कर दिया। अब जब घोष बाबू के ऊपर स्यू हुआ तो बात कोर्ट तक पहुंची, बताओ कौन जीतेगा, आंटी जीतेंगी, घोष बाबू जीतेंगे? घोष बाबू जीतेंगे। क्यों? क्योंकि जज साहब ने बोला आंटी जी अगर तुमने लॉ पढ़ा होता तो तुमने चैप्टर नंबर 1 में ना सिर्फ डेफिनेशन में 2G बच्चा खाता है पाले जी, इसलिए सेक्शन 2G भी पढ़ा होता तो उसमें बता रखा है एग्रीमेंट विद द माइनर इज कि भाई बच्चे को नहीं भगा सकते तुम, है ना, वो तुम्हारी सोच ही खराब है, याद है ये बात, जहां सोच वहां शौचालय, है ना, तो तुम्हारी भाई सोच ही खराब है। क्योंकि विद्या बालन ने बोला तुम्हारी सोच क्यों खराब है, क्योंकि तुम एक बच्चे को क्या कर रहे हो, फंसा रहे हो। तो जज साहब ने बोला भाई बच्चे को मत फंसाना। हाँ, हालांकि उम्र बच्चे की 17 साल भी अगर होता तो वो भी किस कैटेगरी में होता है, माइनर की कैटेगरी में ही होता है। तो जज ने बोला मोहिरी बीबी तुम केस इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि एग्रीमेंट विद द माइनर इज, तो योर मॉर्टगेज डीड इज वॉइड एब इनिशियो। तो तुम्हारी मॉर्टगेज डीडी क्या है, वॉइड एब इनिशियो, कि बच्चे के साथ किया एग्रीमेंट वॉइड है, तो मॉर्टगेज डीडी क्या होगी, वॉइड। तो जज साहब ने क्या किया, मोहिरी बीबी की मॉर्टगेज डीड ही कोर्ट में जला के या कह दो फाड़ के डस्टबिन में डाल दी कि आंटी इसे लेके क्यों घूम रही हो, कोई भी इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि जितने भी लोग हैं तुम्हें छोड़ के सब पढ़े लिखे हैं, जिसको भी तुमने दिखाया कि भाई
10 करोड़ का घर है, खरीद लो, तो पढ़ने वाला तो सोच समझ के खरीदेगा ना। उसने देखा भाई बच्चे का घर है ये, तो आंटी जी का कहती है आंटी जी हम नहीं खरीद पाएंगे। तो आंटी जी तुमने अगर पढ़ाई नहीं करी इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया पढ़ी लिखी नहीं है। तो तुम हमारे शहर में कोई बंदा ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रखा है, और बच्चे का क्या एग्रीमेंट क्या होते हैं। तो भैया जज साहब ने बच्चे का वो मॉर्गेज के पेपर फाड़ के फेंक दिया। अब आंटी जी बहुत ही दुख में, भाई आंटी जी का दिल टूटेगा नहीं टूटेगा। तो आंटी जी का दिल बहुत ही ज्यादा टूट गया। अब आंटी जी कह रही है दिल में हाथ रख के, सॉरी हाथों में दिल रख के, उल्टा बोल दिया भाई ना, ठीक है। तो दिल कह रहे भाई दिल जो टूट गया जज साहब इसे भी जला दो, है ना। जज साहब ने कहा देखो भाई इमोशंस की कोई वैल्यू कोर्ट में नहीं होती, आंटी गलती तुम्हारी है, लॉ तुमने पढ़ा नहीं, अब तुम्हारा घर भी गया और पैसा भी, और साथ में जो वकील कोर्ट कचहरी के पैसे वो भी गए। तो बेचारी आंटी 3 तरीके से क्या हो चुकी है, हाँ 3 तरीके से हारा हुआ मान रही है। फिर आंटी ने एक रिक्वेस्ट, ये तो केस समझ में आ गया, पहले केस में तो फैसला आ गया एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब आंटी ने सेकंड रिक्वेस्ट और करी जज साहब के पास, है ना। आंटी ने सेकंड रिक्वेस्ट ये बोली जज साहब से, जज साहब आपने मुझे 3 तरीके से हरा दिया, पैसा भी गया, वकील के पैसे भी गए और घर भी गया। तो मैं कह रही चलो मैं हार गई, मैंने स्वीकार कर लिया, अब मैं हार गई, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं, क्योंकि भाई ये बहुत ही खतरनाक बालक है, बालक के नाम पर तो कलंक है, बहुत ही खतरनाक बालक है, बालक है ना, दिमाग इसका इतना तेज है और इसने मुझे इतना है ना इस तरीके से इसने मुझे पागल बना दिया। तो मेरी तो ये सुन नहीं रहा, भाई अगर पैसे देने होते धर्मदास घोष को तो फिर कोर्ट तक जाने की जरूरत ही क्या होती, वो तो पहले दे देता। आंटी ने बोला मैंने इससे 100 बार बात बोल ली, इसके माँ बाप से भी बोल ली, ये मान के नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा मुझे। तो मुझे बताया जज साहब पूरी दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जिसकी ये सुनेगा, और वो हो आप। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप उसको कह दो, जज साहब आप इसको कह दो चल तू ब्याज छोड़, मैं इसका ब्याज भी माफ करने को तैयार हूं, तू ब्याज छोड़ दे, क्या दे दे, आप कह दो पैसा लौटा दे, पैसा रिफंड कर दे। क्या जज साहब ने कहा होगा? क्यों इतने निर्दयी जज साहब? बस वो कह रही है, आंटी जी कह रही है कि बस जज साहब इतनी सी बात है, आप इसको बोल दो कि भाई तू मोहिनी बीबी के पैसे लौटा दे। सिर्फ पैसे के लौटाने के बोलने में क्या दिक्कत है? कह दिया होगा। हाँ बोलो भाई, आज उधर बैठिए भाई पीछे वाले नहीं कहो। अब सुनो, चलो मैं आंसर बताता हूं। जो लोग कह रहे कह दिया होगा बिल्कुल सही है, ऐसा मत सोचना गलत जवाब। जो लोग कह रहे कह दिया हो नहीं कहेंगे वो बिल्कुल नहीं, अरे तो कोई ना कोई सही है। अब जज साहब ने बोला भाई मैं ये नहीं कह सकता, अब मैं रीजन नहीं बता रहे, तुम आंसर तो मैं बता रहा हूं क्यों। जज साहब ने मोहिनी बीबी को बोल दिया कि भाई मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मोहिनी बीबी को तू पैसे लौटा दे, मैं इस बालक को ये भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं, माइनर की बात नहीं है, बोलो हार गए हैं? नहीं अब सुनो, सही बच्चे मनी मन कह रहे हैं हार चुके, आप ही बता दो भाई। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं जज की कुर्सी पे हूं, तुम जज की कुर्सी पे हो, तो मैं भाई जज की कुर्सी पे बैठा हूं, हथौड़ा ले रखा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और कुर्सी पे बैठकर भाई कुर्सी पे बैठकर तो बोलूंगा, कुर्सी पे बैठकर मैं उससे बोल रहा हूं मालक से भाई पैसे लौटाता क्यों नहीं आंटी के, ऐसा कह देना विल बिकम द डिसीजन ऑफ द केस। अगर जज ने बोल दिया कि तू मोहिनी बीबी के पैसे लौटा दे, तो ये क्या बन गया, यानी कोर्ट का फैसला हो गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है उसका फैसला कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं वो कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, वो कोर्ट में नहीं पहुंचते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब देयर इज नो हियरिंग ऑफ द केस, वहां जज तुम्हें सुनेगा नहीं, और जब सुनने को तैयार नहीं तो फैसला कैसे दे देगा। तो जज ने बोला दीदी आप समझ नहीं रही, अगर मैंने ये रिक्वेस्ट तुम कह रही हो और मैंने उसको कह भी दिया तो इट विल बिकम द, ये कोर्ट का हिंदी में क्या बन जाएगा, फैसला। और अगर कोर्ट का फैसला मैंने ये दे दिया कि तुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब मोहिनी बीबी तुम जीत गई।
पहले तो हमने क्या पढ़ा, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड, और बच्चा जीतेगा दूसरा बंदा हारेगा, और मैं कह दूं बेटा पैसे लौटा दे, तो मैंने फैसला ये सुना दिया कि बच्चे को हरा दिया, तुम्हारे पैसे दिलवा दिए। तो मेरा ये कह देना भी कि तू उसके पैसे लौटा दे तो भी कोर्ट का फैसला बनेगा मोहिनी बीबी आपके फेवर में, और अगर ये फैसला आपके फेवर में चला गया तो 2G भी बेकार हो गया और सेक्शन 11 भी बेकार हो गया। तो लॉ, फिर तो लॉ ही डिफीट हो गया। सेक्शन 10 को भी मैंने बेकार बना दिया, 2G को भी बेकार बना दिया और 11 को भी बेकार बना दिया। मैंने कि मैं लॉ के 3 सेक्शन को क्या कर दूंगा, डिलीट। तो मैं लॉ के 3 सेक्शन का सम्मान करता हूं, मैं उन्हें डिलीट नहीं कर सकता। तो जज साहब ने बोला दीदी मैं रिक्वेस्ट के मोड पर भी उसे नहीं बोल सकता कि भाई तू पैसे लौटा दे। जो बातचीत करनी है वो कहां करनी है, कोर्ट के बाहर आपसदारी में करनी है, कोर्ट के अंदर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज एग्रीमेंट विद द माइनर इज। तो दोनों केस एक तरीके से केस एक था, लेकिन जो 2 रिक्वेस्ट थी, दोनों रिक्वेस्ट मोहिनी बीबी हार गई। यानी कि एक इकलौता ऐसा केस था जिसमें 2 बार 2 रिक्वेस्ट की गई। मतलब हर बार क्या होता है कि भाई या तो मुझे जिता दो या मुझे हरा दो, यहां हारने के बाद फिर से रिक्वेस्ट की गई कि चलो मुझे हरा तो दिया तो उसको बोल दो। तो यानी कि सेम केस लॉ 2 दलील रखी गई, यानी कि 2 बार केस हुआ सेम लोगों के द्वारा, दोनों बार सेम पार्टी हारी। रीजन बीइंग एग्रीमेंट विद द माइनर इज। नोट कर लिया भाई। इसका मतलब 4 चीजें हमें समझ में आई। 10 ने बोला जरूरी है कैपेसिटी, 11 ने बोला 3 लोग कांटेक्ट करने के लायक होते हैं, वही 3 लोग कांटेक्ट करने के लायक नहीं बनेंगे। फिर 2G ने क्या बोला, 2G ने क्या बोला, जो कांटेक्ट करने के लायक नहीं है एग्रीमेंट विद द दोस पर्सन इज वॉइड। और साथ में एक केस लॉ जोड़ दिया गया, केस का नाम मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस। हालांकि ये समझाने के लिए बनाता हूं मैं, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम चार्ट वगैरह, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। सीधा हम क्या लिख देंगे, डिसीजन लिख देंगे, फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं होती। हमने प्रोविजन पक्का कर लिया तो फैक्ट्स की लिखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ ये लिखी बात, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो बिकॉज माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्टेक्ट मनी। अगर आप एडवांस देते हो माइनर को तो वो माइनर से आप रिकवर। केस आया मोहिनी बीबी धर्मदास, 20,000 रुपए लिए उस जमाने में। 20,000 रुपए कई करोड़ के बराबर होते थे भाई। 1903 में 20,000 रुपए है ना, राइट। इसका अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने एक दिन मैंने अपने पिताजी से उनकी पहली सैलरी पूछ ली, तो पिताजी ने बोला कि मेरी 1980 में जॉब लगी थी, मेरी पहली तनख्वाह थी 180 रुपए। तो मैंने कहा बहुत गरीबी में रहते होंगे, पापा ने चप्पल मार दी उठा के। कहने लगा वो 180, पिताजी कहने लगे वो 180 रुपए आज के है ना 50, 60, 70 हजार के बराबर है ना। तो यानी कि 180 रुपए में घर भी चलता था, ऑफिस आते जाते भी थे, और सेविंग भी, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल जी लिया करते थे, है ना, एज अ पर्सन, समझ गए। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि 1980 के 180 रुपए आज के 50,000 रुपए के बराबर बनते हैं। तो सोचो 1903 के 20,000 रुपए कितने बनते होंगे, कई लाख करोड़ तो पहुंच जाएंगे ना। तो कई बार बच्चे को लगता है कि सर 20,000 रुपए तो है, इसके लिए बताओ कोर्ट चलेगा। अरे भाई 20,000 रुपए वो समय तो देख ले कब का है, 1900 गोल्ड से लगा लो। 1903 में गोल्ड कितने रुपए का रहा होगा और आज लाख रुपए का है, तो समझ जाओ है कि नहीं बात, राइट। कितनी वैल्यू हो जाती है। तो सर सेक्शन 10-11 के हिसाब से कोर्ट ने फैसला लिया एग्रीमेंट विद मॉर्गेज डीड इज, मॉर्गेज डीड जो है वो क्या है, वॉइड है। ये मैंने तुम्हें है ना बना के दे रखा है, ये मैंने तुम्हें इसी तरीके से समझा दिया है, समझ में आ गई बात। अब भाई अगला केस देखो, इस बार भाई बाजी पलटती है, मामला करते हैं रिवर्स। सुनना ध्यान से सर, रिवर्स का मतलब इस बार लोन किसने लिया, नहीं, पहले लोन बच्चे ने लिया था, अब इस बार बच्चे ने, तो इस बार बाजी पलट गई। इस बार बच्चे ने बोला आंटी जी लोन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने घर के पेपर गिरवी रख दो। मोहिनी बीबी ने अपने घर के पेपर क्या रख दिए, घर गिरवी रख दिया। अब अगर घर गिरवी रख दिया तो पता लगा मोहिनी बीबी ने पैसे नहीं चुकाए बाबू, मोहिनी बीबी ने पैसे नहीं चुकाए,
तो धर्मोदास घोष बच्चे ने, माइनर ने मोहिरी बीबी के ऊपर स्यू कर दिया, कोर्ट में बात गई तो मोहिरी बीबी कहने लगी बस कर दे बेकार की बात, टच्ची बात, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। बच्चा जीतेगा, आंटी जीतेंगी? क्या बात कर रहे हो? अरे एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, तो बच्चा कैसे जीत गया? तो वही तो मोहिरी भी कह रही है, जब बच्चे के साथ की एग्रीमेंट वॉइड है, फिर से ये मॉर्टगेज डीड क्या हो गई? मॉर्टगेज डीड वॉइड। जब बच्चे को मैंने अपना घर गिरवी रखा तो मैंने भी साइन किए, बच्चे ने भी साइन किए, तो ये मॉर्टगेज डीड किसके पास रखी है? बच्चे के पास। जज साहब आपने बोला था मॉर्टगेज डीड वॉइड है, क्योंकि बच्चे का एग्रीमेंट क्या है? वॉइड। तो जब ये मॉर्टगेज डीड ही वॉइड है तो फिर किस बात की डीड, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? खेल खत्म, पैसा हजम। बताओ आंटी जीतेंगी नहीं जीतेंगी? यार अब क्यों नहीं जीतेंगी बता तो दो। हाँ नहीं भाई, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जो पिछले चैप्टर में तुम पढ़ चुके हो, बेनिफिशियरी। इस बार धर्मोदास बाबू जो बच्चे हैं वो कौन है? अरे पिछली क्लास में इतने पढ़ाए नहीं, ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम, सुप्पू आंटी, याद आ गई ना? तो बच्चा क्या निकला? तो जज साहब ने बोला अब एक बात ध्यान रखना, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड इफ इट इज अगेंस्ट द माइनर, एंड एग्रीमेंट विद द माइनर इज वैलिड इफ इट इज इन द फेवर ऑफ माइनर। यानी बच्चे को जिताना है, बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसे कहीं से पैसा मिल रहा है तो दिला दो, इधर ध्यान दो बात नहीं करो, और उधर कहीं अगर उसे पैसा मिल रहा है तो दिला दो, उसकी जेब से पैसा जा रहा है तो जाने मत दो। तो जज साहब ने बोला भाई मोहिरी भी हिंदुस्तान में रहती है तो एक कहावत सुनी होगी, 5 उंगलियां घी में सर, ये बच्चे के साथ ही है, ठीक है ना? हाँ, तो बच्चे के क्या है? मजे ही मजे। अब इसको कोई लीगल नाम तो देना था, तो जज साहब ने बोला माइनर ऑलवेज प्लीड, माइनर ऑलवेज प्लीड, माइनर कैन बी द बेनिफिशियरी। हाँ, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी, दोनों कैसे याद हो जाएंगे? एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो एज पर मोहिरी बीबी धर्मोदास घोष, है ना? एंड माइनर कैन बी द बेनिफिशियरी इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन द फेवर ऑफ माइनर दैट इट कैन बी एनफोर्सेबल बाय द माइनर, देयरफॉर वी कैन से दैट माइनर कैन बी प्रोमिसी, माइनर कैन बी द प्रोमिसी बट माइनर कैन नॉट बी द प्रोमिसर। माइनर वादा नहीं कर सकता मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन माइनर प्रोमिसी कर बन के वादा ले सकता है कि तुम मुझे ये सामान या ये पैसे बेनिफिट दोगे। तो ये दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, इसे दोनों को एक ही सीक्वेंस में रखा है मैंने, है ना? ये देखो ये वाली बात, केस नंबर 2 बाय मोहिरी बीबी। मोहिरी बीबी प्रे टू रिफंड द अमाउंट बाय द माइनर, इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट कोर्ट कैन नॉट गिव ऑर्डर टू रिकवर द अमाउंट बाय द माइनर बिकॉज माइनर एग्रीमेंट इज, समझ गए ना? अब इन्होंने चल के माइनर एग्रीमेंट वर्ड, लेकिन तुम लॉजिक समझ गए क्यों? अगर बच्चे को ये बोल दिया गया कि पैसा लौटा दो तो क्या होगा? ये कोर्ट का फैसला बन जाएगा। अब पहले बच्चा घबरा रहा था, बच्चा घबरा चश्मा लगा के, बच्चा कह रहा भाई एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, तो मेरा पैसा गया। पर जज साहब ने बोला ऐसे खतरनाक मुंह मत बना, तेरा पैसा नहीं गया। क्यों? माइनर कैन बी द, यानी कोर्ट बच्चे के फेवर में है। लॉ डज नॉट प्रिवेंट द माइनर टू टेक द बेनिफिट। माइनर कैन बी द पेई बट नॉट, पेई पेयर समझते हो ना भाई? पेयर मतलब पैसा देने वाला, पेई मतलब पैसा लेने वाला। माइनर कैन बी द पेई बट कैन नॉट बी द पेयर। माइनर कैन बी द प्रोमिसी बट कैन नॉट बी द प्रोमिसर। मनी एडवांस बाय द माइनर, money advance by the minor can be recovered by the minor by, because minor is the beneficiary, minor is the beneficiary। समझ में आ गई बात? तो सर दो खतरनाक बातें हमने पढ़ ली,
तीसरी बात ये बताओ जो बहुत ही सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या बच्चा पार्टनर बन सकता है? कोई नहीं भिंडी में लो, हाथ उठा दो, बच्चा पार्टनर बन सकता नहीं बन सकता? बच्चा पार्टनर बन सकता नहीं बन सकता? बन सकता है? नहीं हाँ या ना बताओ। अब सुनो, जो बच्चे कह रहे हैं कि बच्चा पार्टनर बन सकता है और बाकी बच्चे तो कभी हाँ कभी ना वाले शाहरुख खान है ना, हमें नहीं पता भैया, हमें नहीं पता, हम तो जानने आए लॉ होता कैसा है। अब सुनो, जो बच्चे कह रहे हैं बच्चा पार्टनर बन सकता है, तो उन्होंने 12th बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, और 12th वाले भैया ने बताया था कि बच्चा पार्टनर बन सकता है। बिल्कुल गलत जवाब, 12th वाले भैया को क्लास हमारे यहाँ भेजने की जरूरत है। हाँ तो भाई शोर नहीं बचा, सुनो इधर ध्यान दो। 12th वाले सर ने, 12th वाले भैया ने आपसे एक, उन्होंने झूठ नहीं बोला, आपसे एक चीज छुपाई है बस। और मजेदार बात यह कि जो चीज छुपाई है वो मैंने तुम्हें पढ़ा दी, तुम तब भी आंसर नहीं दे रहे। अब तुमने, जो बच्चे कह रहे हैं बच्चा पार्टनर बन सकता है, तो तुमने 12th में पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जाना, पार्टनरशिप एक्ट की अकाउंटिंग करी, उसमें 12th वाले भैया ने तुम्हें एक चीज जरूर बताई थी कि जब भी पार्टनरशिप बनती है तो पार्टनरशिप डीड बनती है। डीड में लिखा होगा तो पीएसआर मानेंगे, वरना मानेंगे इक्वल। समझ गए ना, इस तरह की बातें तुम्हें बताई। डीड लिखी है, यानी पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं वो डीड में साइन करके एक दूसरे के हिस्सेदार बनते हैं, है ना। तो कोई अनजान व्यक्ति भी पार्टनर एक दूसरे का बन सकता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप खोल सकता, नहीं खोल सकता? बिल्कुल खोल सकता हूं, चाहे हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से ना जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कि चलो भाई बिजनेस टर्म में बंदा बढ़िया, तो इसके साथ बिजनेस कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए कोई ब्लड रिलेशन या कोई दूर की रिश्तेदारी की जरूरत। अब यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में मुझे पार्टनर बनना है तो मुझे डीड पे साइन करना पड़ेगा। अब जो बच्चे कह रहे हैं बच्चे को हम पार्टनर बना देंगे, तो बच्चा उस डीड पे क्या करेगा? साइन। और तुमने अभी बोला बच्चे के साथ के एग्रीमेंट क्या होते हैं, तो भाई डीड का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। डीड इज द सिनोनिम ऑफ द एग्रीमेंट। तो अगर मैं बोलूं कि बच्चे ने पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे साइन किए, तुमने अभी बोला वो वर्ड होते हैं, अब तुम कह रहे हो बच्चा पार्टनर बन जाएगा, तो भाई ये विरोधाभास नहीं हो गया? समझ गए ना विरोधाभास? कि एक तरफ तो तुम कहते हो एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो 2G सेक्शन 11 मोहिनी बीवी, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि बच्चा क्या बन सकता है? तो पार्टनर अगर बच्चा बन सकता है, भाई इधर ध्यान दो, पार्टनर अगर बच्चा बन सकता है ना, तो फिर तुमने 2G को बेकार कर दिया और तुमने मोहिनी बीवी वाला केस भी बेकार कर दिया। और अगर मोहिनी बीवी वाले केस से 2G सेक्शन 2G से पता लगता है बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो डीड भी नहीं कर सकता साइन, और जब वो डीड साइन नहीं कर सकता तो पार्टनर कैसे बन जाएगा? समझ में ना बात? तो पढ़ के तुम, जरूरी नहीं है कि जो तुमने पहले पढ़ा हो वो सही हो, वो आधा सही हो सकता है और आधा। तो जो सर बोलते हैं ना तुम्हें 12th वाले भैया, माइनर कैन बी बिकम द बेनिफिशियरी पार्टनर, एक्चुअली में वो पार्टनर शब्द 12th की किताबों में गलत है, सिर्फ लिखा होना चाहिए माइनर कैन बी। लॉ ने क्या लिखा है? माइनर कैन बी। पता नहीं 12th की किताबों में बेनिफिशियरी के आगे पार्टनर क्यों लगा देते हैं, शायद इसलिए लगा देते होंगे बच्चे को बस ये बात समझ में आ जाए कि बच्चा भी क्या है, हिस्सेदार की तरह, ये उसे पैसा देना पड़ेगा, पर वो शब्द गलत है। बच्चे को पैसे मिलते हैं उसके बेनिफिट्स के, लेकिन वो शब्द कौन सा गलत है? पार्टनर लगा देना। क्यों गलत है? क्योंकि मैं नहीं कह रहा भाई, 2G भी नहीं कह रहा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं कह रहा, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है माइनर कैन नॉट बिकम द पार्टनर बट ही कैन ओनली एडमिटेड विद द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ। तो गलती से भी ये लिख मत देना कहीं भी, आज के बाद बोल भी मत देना। कह रहा क्या? बताओ, अगर किसी दिन मैं पंखे में लटका मिलूं तो तुम्हारे नाम पे चिट्ठी क्यों ना लिखूं? भाई चीख चीख के आधा घंटा निकल गया, उसके बाद बालक कह रहा क्या क्या? माइनर, भाई माइनर कैन नॉट बिकम, ठीक है? तो ये मत बोलना कि माइनर पार्टनर होता है, आप ये बोलो माइनर बेनिफिशियरी होता है पर पार्टनर।
अगली बात देखो, बहुत ही मजेदार। जज साहब ने एक ऐसा केस लॉ सॉल्व करा, है ना, और जज साहब ने बोला बस बच्चे को जिंदगी में एक ही काम करना है, अक्षय कुमार बनने का है, और अक्षय कुमार बनने के बाद सिर्फ कोर्ट में क्या बोल देने का है। जैसे तुमने कोर्ट में बोल दिया बच्चे की जान लेगा क्या, कोर्ट तुम्हारे फेवर में है। यानी जज ये कहना चाहता है कि तुम्हें कोई मार पिटाई करके, डरा धमकाकर, किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर कोर्ट में अगर किसी बच्चे को लाया गया है, और अगर कोर्ट को यह पता नहीं लग रहा कि बच्चा है या मेजर है या बच्चा है, तो बस बच्चा चुपचाप ये बोल दे कोर्ट को, सर बच्चे की जान लोगे क्या, मतलब एक शब्द बोल दे बच्चा हूं मैं, तो कोर्ट पहले पूरी कार्रवाई करेगा, उसके बाद उस बंदे को सजा सुनाई जाएगी, है ना। जज ने बोला कि भाई किसी भी बच्चे को कोर्ट में यह कहने से नहीं रोका जा सकता कि वो बच्चा, यानी यू आर 100% अलाउड टू स्पीक इन द कोर्ट एज अ माइनर। अब जज ने बोला इसको बोलेंगे माइनर ऑलवेज। आज का पहला लीगल वर्ड प्लीड्स का मतलब होता है इमोशनल रिक्वेस्ट। माइनर ऑलवेज रिक्वेस्ट हिज माइनॉरिटी। माइनर जो है वो अपनी माइनॉरिटी की रिक्वेस्ट कोर्ट में हमेशा करेगा। माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर ऑलवेज रिक्वेस्ट माइनॉरिटी। अब सर ऐसा हुआ क्या, अब सुनना ध्यान से। अब तुम में से कोई बालक है, मतलब कोई 18 साल से नीचे है, और बालक बताओ इधर साइड के 18 साल से नीचे बहुत सारे बच्चे हैं। अब भाई वो बच्चों को मजे आ जाएंगे बस, है ना। 18 साल से पहले खतरनाक काम कर लेना। अब मान लो एक बालक जो 18 साल से नीचे, भाई 18 साल से नीचे क्या नाम है, एक बालक जो 18 साल से नीचे है पर लगता 22 साल का है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है। सारे बालक तुम लगते भी नहीं बच्चे तो, है कि नहीं बात। तो भाई दक्ष पहुंचा एक दुकानदार के पास, दुकानदार को बोला कि अंकल मुझे सामान दे दो उधार पर, यानी क्रेडिट सेल। दुकानदार अंकल ने दक्ष की आंखों में झांका और उन्हें ऐसा लगा कि भाई उम्र क्या है तेरी, तो दक्ष ने बोला अंकल उम्र तो 20-21 साल है। तो अंकल ने बोला 20-21 साल है, चल ठीक है, ले पकड़ साइन कर दे और उधार ले जा। अंकल यही रहता हूँ, पिछली वाली गली में जानते तो, हाँ मैं जानता हूँ तेरे पापा को, जब तो कह रहा हूँ साइन कर दे और ले जा। अब सारा सामान कहा हो गया, दक्ष अपने घर पे लिया है ना। अब मान लो एक मोबाइल लिया और कुछ खाने पीने की चीजें थी फॉर एग्जांपल, तो अगल उसी दुकान से क्या लिया है, खाने पीने की चीजें लिया है। अब भैया जब उधारी का समय पूरा हो गया, अंकल जी ने पैसे मांगे, भाई दक्ष ने क्या कर दिया, मना देने से मना कर दिया। अंकल जी बिल्कुल शरीफ थे, मारपीट जैसी कोई बात नहीं करी। अंकल जी ने स्यू कर दिया कि भाई हजारों रुपए का सामान है, पैसे तो मैं निकलवा के रहूंगा। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब क्योंकि 2-3 पॉइंट बालक पढ़ के जा चुका था कोर्ट में, इसके याद आया सर ने बोला था कोर्ट में जाके बस चिल्ला दियो बच्चे की जान लोगे क्या। अब दक्ष भाई ने कोर्ट में चिल्ला दिया बच्चे की जान लोगे क्या। जज साहब ने बोला अरे ये तो बालक है। जज साहब ने बोला अरे भैया बालक है, एग्रीमेंट विद द बालक इज, तो ये जो आपने उधारी का एग्रीमेंट किया ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। दुकानदार भैया क्या कर रहे हो, दुकानदार भैया है ना रोने को तैयार। जज साहब ऐसे मत करो, बालक नहीं है, इसने बोला 21 साल का हूं मैं, 22 साल का हूं मैं, इससे पूछो। अब भाई कोर्ट में जाके क्या होता, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, डर तो लगता है झूठ बोलने में, और फिर वो जज और वकील पहचान लेते हैं भाई हमारे डर चुके थे, उन्होंने सच बोल दिया हाँ मैं 21 साल का हूं। खुद ये कबूल लिया कि मैं 21 साल का हूं। फिर इससे पूछा तूने वहां क्या बोला, वहां मैंने झूठ बोल दिया था सामान लेते टाइम पे कि मैं 21 साल का, बोलो मतलब झूठ, हाँ सॉरी, हाँ मैंने झूठ बोल दिया था कि मैं 21 साल का हूं, लेकिन मैं हूं कितना, हाँ। तो इसने सच बोल दिया कि मैंने वहां झूठ बोला था कि मैं 21 साल का हूं, पर जज साहब सच में मैं क्या हूं, सच में मैं 17 साल का हूं। यानी मैंने झूठी एज दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई ने कबूल लिया। लेकिन जज साहब बच्चे की जान ले लोगे क्या। जज साहब ने कहा यार ये भी अजीब सी बात है, एक तरफ हम लिख चुके एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो,
फिर दूसरी तरफ हम लिख चुके हैं, तू बोल सकता है माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, बच्चे की जान लो क्या, लेकिन बच्चे ने झूठ बोलकर झूठी एज दिखाकर सामने वाले को फंसा लिया, कॉन्ट्रैक्ट में उसका नुकसान कर दिया। अब बताओ, अब अंकल जीतेंगे बच्चा जीतेगा? बच्चा जीतेगा। इस बार अंकल जी विन। बिल्कुल गलत जवाब। माइनर विन द केस। अब मुद्दा यह है कि इस फैसले से बहुत ज्यादा क्या हुआ, विरोध हुआ, कि लोग कहने लगे यार मतलब तुम बच्चे को ये सिखा रहे हो कि मतलब अगर कोई बच्चा लॉ पढ़ रहा है तुम्हारे जैसा, जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है, तुम मतलब उसको ये बताना चाहते हो कि जब जिस उम्र में तू लॉ पढ़ रहा होगा, अगर तू 18 से नीचे है तो ये काम तू कर सकता है, लीगल है, तेरे फेवर में जाएगा। तो यार जज साहब को लगा यार लोग बात भड़क रहे हैं इस बात पे कि यार ये फैसला जो है वो गलत है। तो जज साहब कह रहे फैसला बदल इसलिए नहीं सकता क्योंकि एग्रीमेंट विद द माइनर इज, असल में तो वो क्या है, बच्चा ही है। अब क्योंकि वॉइड है, फैसला बदल नहीं सकता, फैसला बदलूंगा तो बहुत सारे केस में, बहुत सारे सेक्शंस में तब्दीली करनी पड़ेगी, और अगर मैं इसके फेवर में केस है तो जनता भड़क रही है। यार एग्रीमेंट विद द माइनर इज वर्ड, बच्चे ने झूठ तो बोला है, तो बच्चे ने फॉल्स रिप्रेजेंट करी एज की और सामान ले गया। तो जज साहब ने बोला अब एक ही, इसका बस एक ही है ना उपाय ले सकते हैं। जज ने बोला भाई देखो एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। दुकानदार भैया, दुकानदारी बहुत दुखी, आज मेरा कोर्ट पे से, कानून पे से विश्वास उठ गया। जज साहब ने बोला दुकानदार भैया बस एक ही तुम्हारे फेवर में चीज हो सकती है, अगर तुम बच्चे के घर चले जाओ, अगर बच्चे के यहां जाके तुम्हें वो प्रॉपर्टी या पैसा क्या है, ट्रेसेबल है। ट्रेसेबल मतलब मिल जाए, तो जिस भी हालत में होगा ना वो सामान ले लेना। मान लो मोबाइल है, मोबाइल चल रहा है, उसने खोल खाल के सिम डाल के मोबाइल निकाल लिया, तो अब ये मत कहना कि तूने यार मोबाइल को नया था, तूने थोड़े से 2 3 4 5 महीने इस्तेमाल कर लिया, जब तक केस चल रहा है तुम क्या कर लेना, मोबाइल तुम्हारा। अब ये बताओ कुछ सामान तो 10 खाने पीने के लिए लाया था, अब क्या उल्टी करके निकलवाए? उल्टी कर दे मेरे चिप्स वापस, बताओ अब क्या होगा? बताओ वो जो पेरिशेबल नेचर का सामान है, ईटेबल प्रोडक्ट है, वो बैड डेट में हो गया। अब किसका? दुकानदार का। जज साहब ने बोला भाई जो ट्रेसेबल नहीं है वो बैड डेट है। अब ये लॉ की गलती भी है और ये लॉ में थोड़ी ज्यादती भी है कि झूठ बोलकर भी बच्चे को क्या करा जा रहा है, केस जिताया जा रहा है। मारा पीटी नहीं कर सकते ना, फिर वही बात, अगर मारा पीटी कर रहे होते तो फिर लॉ नहीं पढ़ रहे होते ना, तो गया बैड डेट। ठीक है, हम लीगल लॉ पढ़ रहे हैं भाई, वो बात अलग है। हमारे अंदर यूपी की आत्मा है, यूपी वाले भैया हैं, हम पहले मार पिटाई करते हैं फिर बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी हम लीगल लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें लीगल ही चीजों को समझना पड़ेगा। मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं हो सकता। तो जज साहब ने जब ये केस का फैसला किया, इस महान केस का नाम था खानगुल वर्सेस लखा सिंह। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, अगला लीगल वर्ड पहले ये पढ़ो। इफ द माइनर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट द एज, ही स्टिल कैन टेक द शेल्टर ऑफ माइनॉरिटी। फिर भी वो माइनॉरिटी का फायदा, शेल्टर मतलब यहां पे फायदा उठा सकता है। ये खतरनाक बात जो रेड पेन से लिखी है, किसी भी बच्चे को नॉट स्टॉप्ड, किसी भी बच्चे को ये कहने से स्टॉप्ड मतलब रोकना, पहले ही पढ़ चुके हम ये वर्ड, किसी बच्चे को ये कहने से रोका नहीं जाएगा कि वो एक माइनर है। सेम एग्जांपल है ना, कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड एंड ए वाज नॉट लायबल टू रीपे द अमाउंट। मोहिनी भी जैसा केस तो हो गया, ठीक है ना, कि पैसा ले लिया, अब चुकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट विद द माइनर एज, इवन दो झूठी अगर एज दिखा दी। खानगुल वर्सेस लक्का सिंह में क्या बोला? लाहौर हाई कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड एज, अब देखो ये लीगल वर्ड है स्टेटस क्यू एंटे। स्टेटस का मतलब होता है जैसा तुम थे पहले, क्यों मतलब एज, एंटे मतलब बिफोर। इसका मतलब दुकानदार से पूछा माइनर से कॉन्टैक्ट करने से पहले तुम्हारा स्टेटस क्या था, तो उसने बोला माइनर के साथ कॉन्टैक्ट से पहले मेरा स्टेटस था कि मोबाइल मेरा था, है ना,
माइनर के साथ एग्रीमेंट से पहले स्टेटस मेरा था कि मोबाइल मेरा था। बात समझ में आई? जज साहब ने बोला यही स्टेटस तुम्हें फिर से दे दिया जाएगा। कौन सा स्टेटस? कि मोबाइल तुम्हारा है, लेकिन ये स्टेटस तुम्हारा जब होगा जब वो मोबाइल क्या हो जाए, ट्रेस हो जाए। तो उसको बोलते हैं दुकानदार का स्टेटस क्यों एंटे कर दिया जाएगा? इफ द मनी और प्रोडक्ट इज ट्रेसेबल। स्टेटस मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एज बिफोर, यानी पोजीशन एज बिफोर लिख दो। हाँ, तुम्हारा स्टेटस पहले क्या था, तुम्हारी पोजीशन पहले क्या थी कॉन्ट्रैक्ट से पहले? तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले मेरी पोजीशन थी कि मोबाइल मेरा था और बच्चा मेरी दुकान पे नहीं आया था। तो जज ने बोला मोबाइल तुम्हारा हो जाएगा, बच्चा तुम्हारी दुकान पे नहीं आएगा, ऐसा मान लेंगे अगर वो मोबाइल ट्रेसेबल हो गया तो, मिल गया तो। इस केस को याद करने की जरूरत नहीं है, इसका डिसीजन याद कर लो, पढ़ना जरा। इस केस में क्या वो 400 यूरो ले सकता है? क्यों? अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो ये लिखिए बात। L could not recover as his claim for damage also। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो, मोहिरी बीवी नहीं लग सकता? मोहिरी बीवी में धर्मोदास घोष ने झूठी एज नहीं दिखाई थी। ये लॉ सिर्फ किस पे लगेगा? अबे गलत मत कर देना एग्जाम में। एक बालक कह रहा है मोहिरी बीवी को भी पैसा मिल जाएगा अगर मोहिरी बीवी ने पैसा ट्रेस कर लिया। क्यों नहीं मिलेगा? धर्मोदास घोष ने झूठी एज नहीं दिखाई थी। यहां केस कौन सा है? झूठी एज का, मिसरिप्रेजेंट द एज। ये वाला लॉ तब लगेगा जब एज झूठ दिखाई हो। मोहिरी बीवी में धर्मोदास घोष ने झूठी एज नहीं दिखाई थी, इसलिए वो हार गई। झूठी एज दिखाता तो ट्रेसेबल वाला लॉ लग जाता। ये पढ़ो जल्दी से, ये वाला। बिकॉज मनी वॉज नॉट, क्योंकि माइनर ने उसको खर्च दिए थे, है ना। अब अगली बात, अगर मान लो पैसा ट्रेसेबल है तो क्या लौटाना पड़ेगा? जब पैसे को रिफंड किया जाएगा तो भाई रिफंड तो बच्चों वाली बात हो गई। रिफंड लैंग्वेज तो बच्चों की लैंग्वेज है, कोई 5वीं छठी का बच्चा भी बता देगा रिफंड आ जाएगा भाई, है ना। अमेजोन से सामान खरीदा, रिटर्न कर दिया, पैसा क्या आ गया? रिफंड। जैसे साहब ने बोला रिफंड छोटे लोग, टुच्चे लोग, टुच्ची बात है रिफंड। रिफंड को बोला जाता है रेस्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर बच्चे का पैसा ट्रेसेबल है और रिफंड करना पड़ा तो रिफंड को लीगल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये बात सेक्शन 65 में लिखी है कि अगर पैसा ट्रेसेबल होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लौटाना पड़ता है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में पैसे लौटाने को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ या डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब रिफंड, रेस्टिट्यूशन मतलब रिफंड। तो लीगल वर्ड्स में आएंगे, लीगल वर्ड्स में लिख दो रिफंड इंग्लिश में और लीगल लैंग्वेज के आगे लिखो रेस्टिट्यूशन। तो आज के बाद हमें रिफंड वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब सर, एक तुम्हारे जैसा बहुत ही होशियार बालक कहने लगा सर आपसे लॉ पढ़नी है लेकिन ऑफिस में मैम फीस मांग रही है। मैंने कहा फिर भाई मैं क्या सहायता कर सकता हूं? तो उसने बोला सर मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे फ्री पढ़ा दो, फीस तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। मैंने कहा भाई तू कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता, तू जरूर कुछ खतरनाक करेगा। कहने लगा नहीं सर कुछ भी खतरनाक नहीं है, बहुत ही शरीफ वाला कॉन्ट्रैक्ट है। मैं एक स्टैम्प पेपर लेके आया हूं, उस पर मैंने एक चीज लिखी है, बिल्कुल आप साफ साफ प्लेन भाषा में लिखिए, पढ़ लो। मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं सर को अभी फीस नहीं दूंगा, जब मैं 18+ हो जाऊंगा तो मैं सर को फीस दे दूंगा, और अगर मैं फीस ना दूं तो सर हैज फुल राइट टू स्यू ऑन मी, और मैं उस केस को कोर्ट में एक्सेप्ट करूंगा। अब ये बताओ, बच्चा कह रहा है कि सर अब फ्री पढ़ा दो
और इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन मार दो बस, आप भी खुश और मैं भी खुश। अब 18 के बाद अगर पैसे दूं, एक तो मैं दूंगा सर, यकीन करो दूंगा, फिर भी आपको लग रहा है कि ये नहीं देगा, झूठ बोल रहा है, अभी फ्री पढ़ लेगा, गायब हो जाएगा फिर, तो सर मेरे ऊपर केस कर देना, एड्रेस फोन नंबर सब बिल्कुल है, आप केस कर देना सर। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड? क्यों? सही बात। जज साहब ने बोला भाई जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो डेट डली है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे डेट तो डालनी पड़ेगी ना भाई, इस डेट पर तू क्या था? इस डेट पर अगर तू माइनर था तो तू चाहे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना कर ले, वो भी क्या बनेंगे? फिर वो कह रहा अच्छा जज साहब चलो आपने ये तो गड़बड़ कर दी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस डेट पर ये लिख देता हूं कि फ्यूचर में हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उस न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप क्या कर देना, मेरे ऊपर स्यू कर देना, इसकी बात और इसको मैं एक्सेप्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में कर ले रहा हूं। वैलिड इनवैलिड? वो कह रहा है कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा 18 होने के बाद, उस नए कॉन्ट्रैक्ट पे मैं ये लिखूंगा कि अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरे ऊपर स्यू कर देना, और इस बात की एक्सेप्टेंस में इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा हूं कि आई विल मेक द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द सर। तो जज ने बोला भाई ये भी वॉइड मानेंगे और ये तो वॉइड है ये भी। जज साहब ने बोला एनी डील एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अराइजिंग आउट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। समझ ना बात? ये बताओ फ्रिज में अगर खराब सब्जी रख दो तो सही हो जाएगी, पर फ्रिज तो इसलिए होता है सब्जी खराब ना हो, समझ रहे हो? जज साहब यही कह रहे हैं फ्रिज इसलिए होता है कि गर्मियों में सब्जी खराब ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि खराब सब्जी रख दोगे तो फ्रिज अंदर उसे ठीक कर देगा। हाथ जोड़ के बैठे फ्रिज के भाई जल्दी कर दे भूख लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। समझ में आई ना बात? तो जज ने बोला कि जो चीज खराब है उसके रिस्पेक्ट में नई चीज बनाओगे तो उसको हम सही नहीं मानेंगे। इस केस को जज साहब ने नाम दिया रेटिफिकेशन ऑन द मेजॉरिटी नॉट अलाउड। पढ़ते हैं ना, तुमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ लिया, पढ़ा दिया काउंसलर भैया ने, तो उसको जैसे रेक्टिफाई करते हैं ना तो कोई बात नहीं वैसी लेकिन वहां रेक्टिफिकेशन अलाउड है अकाउंट्स में, लेकिन मेजॉरिटी पे रेक्टिफिकेशन अलाउड, तो रेक्टिफिकेशन ऑन द मेजॉरिटी नॉट। एग्जांपल पढ़ लो, केस लॉ का नाम याद मत रखना है ना। चाकू एक बच्चा है, उसने प्रोमिसरी नोट दे दिया भाला को और वो कह रहा है मेजॉरिटी पर कि मैं फ्रेश प्रोमिसरी नोट बनाता हूं इन ल्यू। सर ये क्या वर्ड आ गया? इन ल्यू। ल्यू मतलब होता है बदले में, ल्यू मतलब एक्सचेंज, तो लीगल वर्ड में लिखो ल्यू और इंग्लिश वर्ड में लिखो एक्सचेंज। एक्सचेंज को लीगल भाषा में बोला जाता है इन ल्यू। पुराने के एक्सचेंज में बदले में मैं नया बनाता हूं, तो जज ने बोला ना ही नया वैलिड होगा और ना ही पुराना वैलिड होगा, बिकॉज रेक्टिफिकेशन रिलेट बैक टू द डेट ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट। और जब ये एग्रीमेंट बना था बाबू तुम क्या थे? Therefore, agreement which was void cannot be made valid after, है ना, यानी कि वैलिडिटी कैन नॉट बी गिवन लेटर ऑन, वैलिड आप बाद में उसको वैलिडिटी नहीं दे सकते। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं भाई तुम्हारे बचपन में। अब अगर तुम्हारे बचपन की बात करें, बचपन की अगर बात करें तो मुझे बताओ अगर बच्चे के साथ की एग्रीमेंट वॉइड है ना, तो तुम स्कूल में पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ऐसे आ गए, यानी आइंस्टाइन की तरह स्ट्रीट लाइट में पढ़े हो। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, आइंस्टाइन इतने बड़े महान वैज्ञानिक थे कि वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, पर दिन में क्या करते थे भाई? रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हो, दिन में क्या करते हो भाई?
हाँ, तो लेकिन भाई तुम स्कूल में पढ़े हो, अब स्कूल के साथ क्या हुआ होगा? अब बच्चे के साथ एग्रीमेंट तो क्या होता है? तो भाई अब क्या हुआ, स्कूल में पहुंचे तुम्हारे पापा, पापा पहुंचे, पापा ओ भाई ये सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, तुम नहीं बोलोगे, ठीक है। स्कूल में पहुंचे पापा, पापा जब स्कूल में पहुंचे तो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था, तुम तो लेट रहे थे जमीन में, स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, तब का बात है। अब पापा कह रहे हैं भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा, चाहे मार पीट के जाए, चाहे डांट के जाए, स्कूल तो जाना। जैसे अपनी कोचिंग के नीचे नहीं है बच्चा स्कूल, तो बच्चा स्कूल में जब मैं आ रहा होता हूं ना, तो कोई ना कोई बच्चा रो ही रहा होता है, क्योंकि आदत नहीं होती ना स्कूल जाने की। अब लेकिन भाई इसका मतलब चाहे तुम्हें स्कूल जाना पड़े ना जाना पड़े, घर वाले छोड़े ना छोड़े, भाई हर एक घर वाले पढ़ाएंगे तो है। अब जब तुम स्कूल पहुंचे तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हारे साइन नहीं थे, किसके साइन थे? पापा के। तो पापा ने क्या किया? पापा ने कॉन्ट्रैक्ट किया स्कूल के साथ। अब ये बताओ, बच्चे के साथ किए एग्रीमेंट तो वॉइड होंगे, लेकिन पापा ने जो एग्रीमेंट किया है तुम्हारे लिए वो वॉइड होगा, वैलिड होगा? क्यों नहीं? मेजर वेजर की बात ही नहीं है। बेनिफिशियरी वो तो तुम हो जो स्कूल जाने को बेनिफिट नहीं समझते, लेकिन स्कूल और पापा क्या समझते हैं? स्कूल एडमिशन इन द स्कूल इज, इसका मतलब इस केस ने एक नए कॉन्ट्रैक्ट को, एक नए केस को जन्म दिया, एग्रीमेंट मेड बाय द गार्जियन। एग्रीमेंट बाय, अब देखो गार्जियन वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो किसी बच्चे की, अगर किसी के बच्चे के माँ बाप की मृत्यु हो गई, तो वो चाचा ताऊ मामा के पास रह रहा है, तो चाचा ताऊ मामा उसके पेरेंट नहीं है, पर उनको क्या नाम दिया गया? गार्जियन। अगर कोई भी गार्जियन अपने किसी भी वार्ड, और बच्चों के नाम देते हैं वो वार्ड, किसी भी वार्ड के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो गार्जियन के द्वारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, बिकॉज इट इज फॉर द फेवर ऑफ माइनर। अब भाई पिताजी ने तुम्हें इतने साल पढ़ाया है ना, खिला पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, देख रेख भी कर रहे हैं। एक दिन पिताजी इमोशनल हो गए, पिताजी ने बोला यार इतने साल तुझे खिलाया पिलाया पढ़ाया है ना, फीस भी भर रहा हूं मैं तेरी, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूं और अब तुझे उस कॉन्ट्रैक्ट पे खड़े रहना पड़ेगा, भाई तुझे मानना पड़ेगा। तुम भी इमोशनल हो गए, पापा जान दे देंगे आपके लिए। पापा ने कहा बस जान ही दे देनी है, जान नहीं देनी, बस जेल जाना है। तुम कह रहे पापा क्या बात कर रहे हो? मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है एक प्रॉपर्टी डीलर से, और मैंने उस प्रॉपर्टी डीलर को बोला कि अगर मैं तेरी ईएमआई ना चुकाऊं तो मेरे बच्चे को ले जाइयो, मैं तुझे गिरवी रखाया हूं। पिताजी ने बच्चा क्या रख दिया? पक्का? ये बात जब कोर्ट में पहुंची तो पिताजी जो थे वो ये वाला एग्रीमेंट तो पढ़ के आए थे कि एग्रीमेंट बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। होश में सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, एग्रीमेंट बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर इज वैलिड। लेकिन ये वाले जो अंकल जी थे ये नहीं पढ़ पाए कि एग्रीमेंट फॉर द माइनर बाय द गार्जियन इज वैलिड इफ इट इज। यहां बच्चे को गिरवी रखा है तुम कि भैया अगर क्या कहते हैं मैं ईएमआई ना चुका तो मेरे बच्चे को ले जाना, तो तुमने यहां बच्चा बेच ही दिया एक तरीके से, तो भैया ये तो इलीगल है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चे को बेच देना। तो जज साहब ने बोला क्या इससे कोई माइनर का बेनिफिट है? तो जज ने बोला ये वाला एग्रीमेंट वैलिड है और ये वाला एग्रीमेंट, इसका मतलब एग्रीमेंट बाय द गार्जियन, एग्रीमेंट बाय द गार्जियन हैज टू केस लॉज। दोनों समझ गए? ये रे बाबू दोनों केस लॉ। पहला सुनो ध्यान, अरे बात नहीं करो, क्या लिखा है? बेनिफिट्स के लिए कोई बात नहीं, याद हो जाए ठीक है, वरना मत करना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अब माइनर क्या कर सकता है? यानी कि अगर कल को स्कूल वाले माइनर को पढ़ाने से मना कर दे तो माइनर से एनफोर्स। अगली बात, गार्जियन ने क्या कहा कि बच्चे को गिरवी रखाया, तो क्या इमोरल प्रॉपर्टी के लिए बच्चे को बेच सकते हैं? बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट बाय द गार्जियन वैलिड, बट गार्जियन कैन नॉट बाइंड द माइनर इन द कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द।
तो भी नहीं। हाँ, तो ऐसा केस नहीं आया ना। लेकिन अगर हम ऐसा केस, एक तो एग्जाम में आएगा नहीं, और इससे इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि जब कोर्ट बच्चे के फेवर में है झूठी एज दिखाकर भी तो मूवेबल इमूवेबल की कोई बात रह नहीं जाती। नोट कर लिए दोनों केस। अगली बात सर जो इससे रिलेट करती है, अच्छा इसका रिवर्स करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं। इस बार पिताजी ने तुम्हें गिरवी रखा, इस बार तुम पापा को गिरवी रखा है। बच्चा प्रॉपर्टी की डील कराया एक प्रॉपर्टी डीलर से, और प्रॉपर्टी डीलर को बोल दिया अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरे पापा को पकड़ लेना। पापा गिरवी, पापा गिरवी हो गए हो आप। वैलिड इनवैलिड बताओ, इनवॉइड वैलिड या इनवैलिड? गलत जवाब। अब सुनो ध्यान से, नहीं वैलिड भी गलत है और इनवैलिड भी गलत है। सुनो ध्यान से, इसमें केस क्या था, जब बच्चे ने अपने पापा के बिहाफ पर कांटेक्ट किया, कई बार हम भी कर देते हैं कि भैया मान लो गली मोहल्ले में एक दुकान है, वो आपको जानता है, आपके घर वालों को भी जानता है, आपने कहा अंकल जी मेरे को सामान दे दो, मैं गलती से पैसे लाना भूल गया, मेरे घर का एड्रेस लिख दो। तो तुमने अपने घर का एड्रेस लिखवाया, तुमने कहा भी अंकल पहचान रहे हो ना, तो समझ गए हाँ गली में रहते भैया पहचानते, तुम्हारे पापा को जानते। अब तुम्हें यह पता है कि जब तुमने उधार लिया तो पापा देंगे नहीं देंगे? अब पापा ने बोला जिससे लिया उससे ले। समझ ना बात? दोनों के पापा ने दिए हैं आज तक, इसका मतलब ये नहीं कि पापा को देने पड़ेंगे। इसका मतलब बच्चे का अगर कोई भी गलत काम है तो क्या माँ बाप को गिरवी, माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा दोगे? अब दिवाली है, तुम तो कहते हो मैंने तो तालिबान से ट्रेन ले रखी, अपने घर में बम बनाता हूं। तुमने बम बनाया, पड़ोसी का रैंप उड़ा दिया, अब पापा बनवाए रैंप। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? तो जज ने बोला भाई देखो, तुम्हारे किसी भी खतरनाक काम के लिए पापा जिम्मेदार नहीं हो सकते। क्यों? तुमने सुना होगा जैसे एक जेल होती है ऐसी एक और जेल होती है, चाइल्ड, बच्चे की जेल, बाल सुधार केंद्र बोलते हैं हिंदी में, बाल सुधार केंद्र। आसान सी भाषा में बोल दो भैया भाई, और फिर बात कर रहा हूं, आसान सी भाषा में बोलता हूं कि भैया बच्चों की जेल होती है वो। अब अगर बच्चों की जेल बनाई गई है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को जेल में रखा जाएगा, तो पापा तो जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। तो जज ने क्या बोला, होश से सुनना बात, अगर बच्चे के पापा जिम्मेदार है तो फिर बच्चा जेल जैसी यानी बाल सुधार केंद्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, और अगर बाल सुधार केंद्र जैसा कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भाई बच्चे को हमारे माफ कर दो, हमसे बात कर लो जो चाहिए। इसका मतलब अगर पापा को गिरवी रखा है और इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड मानना है तो पापा को ये उस बंदे को बोलना पड़ेगा दैट बच्चा इज ट्रीटेड एज एजेंट एंड फादर इज ट्रीटेड एज प्रिंसिपल एंड बच्चा इज ट्रीटेड एज, ये पापा को बताना पड़ेगा। यानी गली मोहल्ले में अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ब्याह पर कहीं पेमेंट कर दी तो दुकानदार ने ये माना हुआ है कि पापा तुम्हारे ब्याह पे इसलिए पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि पापा ये मान चुके हैं कि तुम्हारे जो भी काम होंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये बात स्कूल में भी होती है। स्कूल में जब एग्रीमेंट होता है स्कूल के साथ तो ये कहा जाता है कि बच्चा आपका निकला आतंकवादी, स्कूल में क्या कर दिया, शीशे फोड़ दिए, प्रिंसिपल की सीट के नीचे बम लगा दिया। समझ रहे ना बात? तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया बच्चे के खिलाफ केस होगा और बच्चे के खिलाफ जो होगा स्कूल के प्रीमाइसिस का जो भी डैमेज होगा वो कौन पे करेगा? पापा पे करेंगे। तो पापा ये नहीं बोल सकते मैं अब पैसे नहीं दूंगा, बिकॉज फादर इज ट्रीटेड एज। अब तीनों केस समझो ओ भाई, अगर ज्यादा बोलो तो अलग अलग बैठना पड़ेगा। तीनों केस समझो। पहला, क्या पिताजी अपने बच्चे को गिरवी एग्जाम में गिरवी तो रख नहीं सकते? क्या पिताजी अपने बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी अपने बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर सकते हैं अगर वो, क्या बच्चा उस बेनिफिट के लिए स्यू कर सकता है? कर सकता है। क्या पिताजी बच्चे के बेनिफिट के लिए स्यू कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन क्या पिताजी बच्चे को लायबिलिटी बना सकते हैं कि मैं पैसे ना दूं मेरे बच्चे को ले जाना? नहीं। अब रिवर्स करते हैं। पिताजी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दो केस आए, बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट करके आया और बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करके ये बोल रहा है कि अगर मेरी तरफ से गलती होगी तो मेरे पापा झेलेंगे। ऐसा पॉसिबल है अगर पापा क्या बना दें?
बच्चे को एजेंट बना ले और खुद को प्रिंसिपल बन के साइन कर दे, दैट एनी एक्ट बाय द वार्ड या एनी एक्ट बाय द चाइल्ड, है ना, इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। तो जज साहब ने ये कानून बनाया, एग्रीमेंट माइनर कैन नॉट बाइंड द पेरेंट्स, अ माइनर कैन नॉट बाइंड द गार्जियन until and unless, बोलो, until and unless he is treated as, यानी पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 12 एक साथ पढ़ना है, ठीक है। इवन अगर उसको किसी नेसेसिटी की भी जरूरत है ना, तो भी वो अपने माँ बाप को बाइंड, मतलब रोटी कपड़ा मकान, अगर बच्चे को रोटी कपड़ा मकान की भी जरूरत है, उसे भूख लग रही है और वो कहीं पे खाना खाया, तो भी उसके पापा नहीं देंगे पैसे, जब तक कि पापा ने खुद ना मान लिया हो कि बच्चा मेरा क्या है, एजेंट। मानने के लिए तो क्या कहते हैं, घर वाले ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ देखो तो घर वाले पैसे दे ही देते हैं, मान ही बैठे होते हैं। हाँ, तो बाहर वाले लड़ेंगे ना कि पैसे दे दो, पैसे दे रहे हैं घर वाले, तो उसका मतलब कि घर वालों ने मान रखा है कि बच्चा क्या है, एजेंट है। समझ आई ना बात। अगली बात, क्या बच्चा एजेंट बन सकता है? बच्चा एजेंट बन सकता है, क्योंकि एजेंट कभी भी चाइल्ड लेबर नहीं होती बाबू। एजेंट का मतलब होता है, अब मान लो भाई, जैसे तुमने देखा कि भाई कहीं है ना स्ट्रीट लाइट पर एक बच्चा आया और पेन बेच रहा है ना, तुमने पेन खरीद लिया उससे, उनने कहा भैया 10 रुपए हो गए, अब तुम पढ़े लिए लो, अब तुम कह रहे हो भाई ये क्या हो गया, एग्रीमेंट विद द माइनर इज, पेन नहीं चला तो फंस गया मैं, है ना। अब मुद्दा ये आता है कि क्या वो पेन बेचने के लिए नौकरी कर सकता है, नहीं कर सकता। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या वो चाइल्ड लेबर कर रहा है? नहीं, चाइल्ड लेबर नहीं कर रहा है। पेन बेचने वाले व्यक्ति ने ये बोला कि अगर भाई तुझे पेन बेचने हैं तो बेच ले, ये पेन मेरे को पड़ता है मान लो 3 रुपए का, तू इसे 10 का बेच, तू 10 का बेच ले, एक पेन पे 5 रुपए तेरे। अब बच्चा कह रहा है आज मंगलवार है, आज नहीं बेचता मैं, मंगलवार को दुकान बंद रहने की है, तो क्या अब पेन बेचने वाली कंपनी, पेन कंपनी उसके ऊपर क्या मारपिटाई कर देगी, हरजाना लगा देगी? नौकरी पे क्यों नहीं आया? एजेंट कभी भी नौकरी में नहीं आता। एजेंट कहता है मैं बेचूंगा तो कमीशन लूंगा। अब बच्चा कह रहा है 1 हफ्ते छुट्टी पे हूं, मैं नहीं जा रहा काम पे, तो उसकी नौकरी नहीं है कि तेरी तनख्वाह काट लेंगे, है ना। पेन कंपनी क्या कह रही, मत बेच, मत बेच भाई, बेचेगा नहीं तो कमीशन भी नहीं कमाएगा, घर बैठ। तो जज साहब ने बोला अगर कोई बच्चा छोटा है, गरीब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे 18 साल तक कमाने का मौका मत दो, उसे 18 साल तक कमाने का मौका मिलेगा। कैसे? और एजेंट, जो कंपनी एजेंट बना रही है उसको बोला गया कि अगर बच्चे ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, पेन खो दी उसने, तो फिर तुम बच्चे को क्या नहीं कर सकते, बच्चा कैन नॉट बी, बच्चा लायबल नहीं होगा। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? बोलो। अच्छा एक बार बताओ, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंसॉल्वेंसी का, किसका? तो पहले देखते हैं भाई इंसॉल्वेंट कौन होता है। ये इंसॉल्वेंट होते हैं। शैतानी करोगे बंद कर दूंगा भाई, तुम बातें बहुत करते हो आपस में। ये वैसे देखी हुई पिक्चर है मैंने, लेकिन फिर भी दिखाओ दोबारा। अब सुनना ध्यान से। क्या कहा अंकल जी ने? आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन खेत जो भी है, इन सबको मिलाकर भी आपके उधार की रकम, इसलिए जब तक वैल्यूएशन ना हो जाए कोई भी सामान नहीं ले सकते। यानी कि सब कुछ मिलाकर भी अगर किसी व्यक्ति की लायबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही हो,
है ना, इवन क्या मिलाकर भी। अब देखना ध्यान से, यानी घड़ी जो बिजनेस की नहीं है, इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी अगर उसका कर्ज ना चुकाया जा सके तो उस व्यक्ति को डिक्लेयर कर दिया जाता है इंसॉल्वेंट। क्या डिक्लेयर करते हैं बाबू? यानी इंसॉल्वेंट इज द पर्सन हु इज नॉट कैपेबल टू पे आउट हिज डेट इवन बाय द पर्सनल प्रॉपर्टी। बिजनेस तो छोड़ो, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी अपने डेट नहीं चुका पा रहा, इंसॉल्वेंट है। अब अगला सवाल ये आता है हमारा, क्या बच्चा इंसॉल्वेंट हो सकता है? बहुत देर लगाई सोचने में। बच्चा इंसॉल्वेंट हो सकता है क्या? हो सकता नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अरे नलायकों, नहीं हो सकता। क्यों? बच्चा कैन ओनली बी पॉइंट। अब भाई मैं तुम्हारे नाम लिख जाऊंगा आत्महत्या करके। एजेंट कुछ नहीं, बच्चा कैन ओनली बी बेनिफिशियरी। मोहिरी बीबी धर्मदास घोष, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड बिकॉज इट इज अगेंस्ट द माइनर। बच्चा कैन बी बेनिफिशियरी, तो बच्चा को पैसा मिल सकता है पर बच्चा पैसा, और जब बच्चा पैसा देगा नहीं तो डेट आएगा क्या उसका? अब भाई जिस बच्चे का डेट नहीं है उसे इंसॉल्वेंट कैसे घोषित कर दोगे? समझ में आई ना बात? तो जज साहब ने क्या बोला? माइनर कैन नेवर बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बिकॉज ही हैज नो डेट। समझ में आई ना बात? एंड ही इज नॉट पर्सनली, यानी कि भाई बच्चे की जो बैलेंस शीट होती है ना बाबू, उसमें क्या होता है? उसमें असेट तो हो सकती है। अकाउंट्स वाले भैया कहते हैं ना नई बैलेंस शीट सीखे, बच्चा बैलेंस शीट को भी मैच नहीं होती वो क्योंकि उसमें सिर्फ क्या होती है? अब देखा होगा ना, जैसे भी तुम्हारे साथ भी है ऐसा। मान लो तुम्हारा पहला बर्थडे था, तुम्हें याद नहीं होगा, ठीक है ना, फोटो में देखा होगा बस, पर पता लगा उस दिन दादी ने, दादा ने, नानी ने तुम्हें गोल्ड की एक चेन दे दी और वो तुम्हारे नाम पे ही खरीदी, मम्मी पापा के नाम पे नहीं। तो तुम्हारे नाम पे खरीदी जा तो वो तुम्हारा बेनिफिट है, तुम्हें एसेट्स मिल रही है, लेकिन तुम्हारे नाम पर लोन, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ाई जा सकती, एसेट जनरेट की जा सकती है। और जिस बंदे के ऊपर लायबिलिटी नहीं है उसकी इंसॉल्वेंसी की बात कैसे हो जाएगी? इंसॉल्वेंसी तो वो होता है जो शिवाजी द बॉस में दिखाया है कि उसकी लायबिलिटी उसकी पर्सनल एसेट नहीं चुका पा रही। तो पहले लायबिलिटी तो क्रिएट करो। जब बच्चे के खिलाफ लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो सकती, इसलिए बच्चा कैन नेवर बी, है ना। बच्चे को, चलो मैंने स्कूल में बच्चे से, स्कूल में जब तुम थे बच्चे की तरह, स्कूल वालों ने तुम्हें पढ़ाया, है ना, स्कूल वाले कह रहे हैं भाई तू बहुत शैतान, तुझे पढ़ाया, पोछा लगा। स्कूल वाले गुस्से में पीटी सर मुर्गा तो बना सकते हैं, हाथ ऊपर खड़े होकर करके सीट पे खड़ा हो जा, सजा दे सकते हैं, क्या पोछा लगवा सकते हैं? अब कह रहे तुझे पढ़ाया जा रहा है, तुझे पोछा लगाना पड़ेगा। नहीं, जज साहब ने लिखा भाई कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय द माइनर। माइनर के खिलाफ तुम किसी भी तरह की परफॉर्मेंस डिमांड ही नहीं कर सकते। देयर इज नो क्वेश्चन, जज ने बोला सवाल ही नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, कि मैं बच्चे के साथ ये फायदे, बच्चे को बेनिफिट तो दूंगा, लेकिन बच्चे से कह रहा हूं कि मुझे पैसा मत दे पर हफ्ते में 2 दिन पोछा लगा दिया कर। ये क्या बात है भाई, है ना। अब मैं कह रहा हूं मैं किसी माइनर बच्चे को पढ़ा दूंगा, तुमसे कुछ ले नहीं रहा, ठीक है, पर एक काम करो, घर पे आके ना मेरे पौधों में पानी लगा दिया करना भाई, तुम माली बन जा। नहीं भाई, माली नहीं बना सकता बच्चे को मैं, घर में झाड़ू पोछा नहीं करा सकता मैं, कोई और काम नहीं, मैं कुछ ये नहीं कर सकता, बाजार से सामान लिया। जज ने बोला भाई तुम बच्चे के ऊपर अगर कर भी रहे हो तो उसका बेनिफिट उसका 100% होगा, उसके बदले में तुम उससे कोई चीज या परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते, है ना। समझ की बात? तो 10 पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, एक बच्चा कह रहा है सर ऑफिस में मैम नहीं मान रही, कह रहे बिना फीस दिए तेरा एडमिशन नहीं करूंगी। मैंने कहा भाई देख मैम बिल्कुल सही कह रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चा कह रहा है सर आप एक काम कर सकते हो, आप मैम से बोल दो, ऑफिस में बोल दो कि इसको पढ़ा दो। मैंने कहा बोल दूंगा पढ़ा दो, पर तू फीस तो नहीं दे रहा, बस एक काम और कर देना, मैम को बोल देना अगर ये फीस ना दे तो मैं दूंगा। मैंने कहा वाह बेटे वाह, मुझसे पढ़ के मुझे फंसा रहा है। कह रहा सर बोल दो, प्लीज बोल दो सर। अब इससे जन्म किस बात का हुआ
कि मेरा और एक बच्चे का एग्रीमेंट हो गया कि मैं बच्चे के लिए क्या कर रहा हूं, नहीं, गारंटी दे रहा हूं कि अगर बच्चा नहीं दे रहा ना पैसा तो मैं दूंगा, चिंता मत करो। ये बच्चे के साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया। वैलिड इनवैलिड? बच्चा क्या है, क्या इससे बच्चे का फायदा है या नहीं है? तो जज साहब ने बोला बच्चे के बेनिफिट के लिए कोई भी XYZ बंदा गारंटी दे सकता है। अच्छा, एक दिन मैंने रिवर्स कर दिया। मैं सामान खरीदने पहुंचा और मैंने बच्चे को बोला तू गारंटी दे, तू गारंटी दे, अगर सर ने पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ये एग्रीमेंट वॉइड। क्यों? बिकॉज इट्स क्रिएट लाइबिलिटी ऑन माइनर। अभी बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, सुन तो लो। पहला केस, मैंने बच्चे की गारंटी दे दी है ना, ऑफिस में, कोचिंग में बच्चे की गारंटी दे दी, और मैंने कोचिंग में ये बोला अगर माइनर पैसे ना दे, अगर ये पैसे ना दे तो मैं दूंगा। आई गारंटी, मैं गारंटी देता हूं बच्चे की। ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और यही कॉन्ट्रैक्ट मैंने बच्चे के साथ भी किया कि तेरी गारंटी दे रहा हूं, होश में पढ़ लियो। एग्रीमेंट ऑफ गारंटी विद द माइनर इज वॉइड या वैलिड? वैलिड क्यों बोल रहे हो भाई? बच्चा एज, समझ में आई बात? रिवर्स करते हैं। मैं एक दुकान पे पहुंचा, मैंने उस दुकानदार को ये बोला भाई मुझे सामान दे दे उधारी पर। दुकानदार ने कहा भाई सामान दे दूंगा, पैसा कब दोगे? मैंने कहा एक बच्चे को पकड़ के लाया हूं और मैंने बच्चे को कहा कि मेरी गारंटी दे अभी। बच्चे ने दुकानदार वाले को गारंटी दे दी, अंकल अगर सर पैसे नहीं देंगे ना मुझसे वसूलना, लो मेरा एड्रेस लो, फोन नंबर लो। अब बच्चा गिविंग गारंटी फॉर मी, तो ये गारंटी जो बच्चा दे रहा है वैलिड इनवैलिड है? इनवैलिड क्यों? इट्स क्रिएट लाइबिलिटी ऑन द माइनर। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो किसके ऊपर लाइबिलिटी चली जाएगी? तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। तो मैं बच्चे के लिए क्या बन सकता हूं? गारंटर। और गारंटर को लीगल भाषा में क्या बोलते हैं? एनी पर्सन कैन बिकम द श्योरिटी फॉर द माइनर। किसी भी बच्चे के लिए कोई बंदा क्या बन जाएगा? श्योरिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बताओ, बात समझ में आ गई? अब एक बालक बहुत ही खतरनाक, दिमाग बहुत तेज, दिल से बहुत ही बढ़िया बालक कहने लगा मुझसे सर सच से बताना, झूठ मत बोलना, नई गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा यार चाहिए तो, लेकिन अभी पैसे नहीं है। कहने लगा इंतजाम मैं करूंगा गाड़ी का, बस थोड़े दिन मुझे चलाने के लिए दे दिया करना। तो मैंने कहा भाई फंसवाएगा तू फंसवाएगा कहीं? वो कह रहा सर नहीं फंसेंगे, चिंता मत करो, मैं गाड़ी आपकी, थोड़े दिन मुझे देना है ना, गाड़ी मैं आपको नहीं दिलाऊंगा। मैंने कहा बिना पैसे कैसे दिला देगा? अरे सर अब बिना पैसे के ही आएगी, आप देखो तो सही, बस डाउन पेमेंट कर देना 1 लाख रुपए। अब भाई हम पहुंचे मान लो कार शोरूम में, मैंने वहां पे क्या कर दिया? डाउन पेमेंट कर दी, गाड़ी बुक हो गई। अब जब वो गाड़ी बुक करके पेपर बने कार के, तो उस पर कुछ जगह पे बच्चे ने क्या कर दिए? अपने साइन कर दिए, है ना। गाड़ी आ गई घर पे, EMI चालू हो गई। बच्चा कह रहा है सर आप भी मजे लो, हम भी मजे लेंगे, गाड़ी का पूरा मजा लिया जाएगा, आप भी घूमने जाओ हम भी घूमने जाएंगे, कुछ दिन मैं चलाऊंगा और कुछ दिन आप चलाना। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तूने गाड़ी का इंतजाम किया है तो, है ना, जब तुझे ले जाना हो तो घर से ले जाइयो। अब गाड़ी एक दिन मेरे घर पे खड़ी थी, पुलिस आ गई। मैंने कहा यार, पुलिस वाले कहने लगे गाड़ी की चाबी दो भाई। मैंने कहा गाड़ी मेरी है, चाबी क्यों दे दो, चोरी की थोड़ी है। पुलिस वाले कहने लगे चोरी की तो नहीं है, पर चोरी जैसी हो गई है। मैंने कहा सर बेकार की बात करो, चोरी जैसे कैसे हो गई, देख लो पेपर देख लो। अब उन्होंने कहा कि भाई पेपर तो देख लो, इसकी EMI नहीं चुकाई आज तक। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो?
1 लाख रुपए की रिसिप्ट है, वो कह रहे हैं भाई 1 लाख रुपए की रिसिप्ट है, गाड़ी 10 लाख की है, 9 लाख रुपए पेंडिंग है बैंक के, अभी तक तुमने क्या नहीं किया, ईएमआई ब्रीच हो गई है, कुछ महीने तक तो अल्टीमेटम गया है, अब जब अल्टीमेटम भी क्या हो गया, पूरा हो गया, तो भैया अब केस कर दिया बैंक ने तुम्हारे ऊपर पुलिस थाने में। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं, मैंने फोन लगाया बालक को, वो कह रहा सर चिंता मत करो अभी आ रहा हूं, कुछ नहीं दूंगा मैं आपको। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, गली मोहल्ले इकट्ठे हो गए मजे ले रहे हैं, बात बताओ यार, वैसे टीचर है और खुद फ्रॉड कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ाते होंगे बच्चे को ये। मैंने कहा बेइज्जती करा रहा तू भाई गली मोहल्ले में। कह रहे सर चिंता मत करो मैं आ रहा हूं, इतने सर कहीं मत जाना, घर पे रहना, गाड़ी की चाबी जेब में रखना। अब जैसे ही बच्चा आया पुलिस वाले करते, बच्चा आती गाड़ी के आगे लेट गया, गाड़ी अगर 1 इंच भी, अगर सर को कुछ कहा और गाड़ी अगर 1 इंच भी हिलेगी तो मेरी लाश के ऊपर से पुलिस वाले कहने कोई बात नहीं बैक करके ले जाएंगे। बच्चा कहने लगा सर, बच्चे ने मुझे लिटा दिया, सर आप पीछे लेटो जाके। मैं पीछे लेटा हूं, बच्चा गाड़ी के बोनेट पे लेटा है, मैं डिग्गी पे लेटा हूं। पुलिस वाले कहने लगे भाई क्या नाटक है तुम दोनों का। मैंने कहा नाटक मेरा नहीं है, नाटक इसका, इसकी बात सुन लो पहले, उसके बाद जहां कहोगे वहां चलूंगा। अब बच्चे ने बोला सुनो ध्यान से, बच्चा बहुत खतरनाक और तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा, उसने बोला सर आप एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट में मेरे साइन है, ईएमआई भरने पर भी मेरे साइन है। इत्तेफाक से कार ओनरशिप वालों ने कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, ईएमआई पर मेरे साइन है, जगह जगह पर मेरे साइन है, मैं लायबल हूं। तो अब ये जो केस होगा वो किसके ऊपर होगा, माइनर के ऊपर होगा। और माइनर, मैंने कोई झूठी हिस्ट्री दिखाई नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट भी अपने लगाए हैं। एज पर मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, एग्रीमेंट विद द माइनर इज, अगर मोहिरी बीबी का केस लॉ लगाया जाए तो पैसे भी मेरे और कार भी मेरी, क्योंकि धर्मोदास घोष के पैसे भी धर्मोदास घोष के और घर भी धर्मोदास घोष का सेम। बस यहां पर घर की जगह मैंने क्या लिया है, कार ली, तो उसमें बुराई क्या है। बहुत पढ़ा लिखा बालक। अब मैं कहने लगा जज साहब जो ये कह रहा सही कह रहा है, जो ये कह रहा है मैं नहीं पढ़ा है, जो ये कह रहा है सही कह रहा है, मैं नहीं पढ़ा है। अब बताओ भैया हम जीतेंगे या कार कंपनी जीतेगी, या मतलब बैंक जीतेगा। हम जीतेंगे, बिल्कुल गलत जवाब। सुनो, हम नहीं जीतेंगे, सिर्फ बच्चा जीतेगा। जज ने बोला इफ देर इज अ एग्रीमेंट जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय द ओनली एडेंट विल बी लायबल, माइनर विल बी रिलीज। सिर्फ और सिर्फ एक मेजर को लायबल ठहरा जाएगा। जज ने पता क्या माना, मैं कितना ही चिल्लाता रहूं कोर्ट में कि जज साहब ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, बच्चे की थी, जज ने ये माना झूठ मत बोलो, उल्टा है, प्लानिंग आपकी है और आपने बच्चे का इस्तेमाल किया है। हमारे देश में कहावत चलती है दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाइए, तो आपने माइनॉरिटी का फायदा उठाने के लिए बच्चे के कंधे पर बंदूक रख के कॉन्ट्रैक्ट किया और बच्चे को ही फंसाया और खुद कार का मजा खुद ले रहे हो ताकि बच्चे को आगे रख के बोल दिया जाए एग्रीमेंट विद द माइनर इज। केस का नाम था सेनदास वर्सेस रामचंद्र। देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय 2 परचेजर, वन ऑफ देम इज, इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट वेंडर, वेंडर मतलब दुकानदार, सेलर, सेलर कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द बट नॉट अगेंस्ट द, यानी बच्चा हमेशा ही बचेगा, बच्चा बच गया और मेजर को लायबल ठहराया। समझ जाओगे ना, केस आएगा तो कैसे होंगे। और भैया अगली बात ये बताओ, क्या बच्चा शेयर होल्डर बन सकता है? बोलो रीजन। शेयर होल्डर बनने के लिए डीमेट अकाउंट खुलता है और डीमेट अकाउंट के लिए 18 साल का होना अनिवार्य है। लेकिन एक केस ऐसा है जब शेयर होल्डर बनाया जा सकता है बच्चे को, या तो गिफ्ट या मृत्यु यानी कि वसीयत। एक अंकल जी यानी बच्चे के माँ बाप जो शेयर मार्केट में डील करते थे, शेयर्स वगैरह खरीदा हो सकता है ना, जैसे मैं भी खरीदता हूं। अब अगर जो शेयर खरीद रहा है वो या तो गिफ्ट कर दे अपने बच्चे को कि भाई मेरे बच्चे का 10वां बर्थडे है,
अब मैं किसे क्या साइकिल वाइकिल दिलाऊं, ले मेरी तरफ से शेयर ले ले रिलायंस के, एसेट ग्रो तो होगी कम से कम। तो ऐसा किया जा सकता है अगर शेयर क्या हो। अब बताओ, क्योंकि अगर पार्टली पेड हुए तो कॉल सीनियर बन जाएगी, और कॉल सीनियर अगर बच्चे से मांगा जाएगा तो वॉइड है। तो जज साहब ने कहा बच्चों को गिफ्ट कर दो। गिफ्ट को बोलेगा ट्रांसफर, ट्रांसमिशन का मतलब होता है वसीयत। यानी कि मान लो भाई दद्दू हुए थे तुम्हारे दद्दू, जैसे मेरे दद्दू थे, मेरे दद्दू भी शेयर खरीदा करते थे, तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया कि भाई जो मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर है वो डीमैट अकाउंट कंपनी के नहीं हो जाएंगे, मेरे मरने के बाद मेरे डीमैट अकाउंट के शेयर मेरे इस बच्चे के पास जाएंगे। अब पता लगा उन्होंने अपने बच्चे की जगह अपने पोते को ले लिया वसीयत में, और जो पोता या पोती है वो 18 से नीचे। तो दद्दू की वसीयत में जो शेयर्स हैं वो 18 से नीचे वाले माइनर के हो जाएंगे अगर वो फुल्ली पेड है। तो मरने के बाद जब ट्रांसफर किया जाता है उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन, और अगर कोई जीते जी ट्रांसफर करता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसमिशन वर्ड इज यूज इन केस ऑफ विल, वसीयत। समझ गई बात। अगली बात सर ये बताओ, पड़ोसी घंटी बजा के तो भागे हो ना भाई, भागे हो नहीं भागे हो? सब पड़ोसी घंटी बजा के बहुत भागे। इससे अगला लेवल लेते हैं, क्या पड़ोसी के घर में आग लगाई है? मतलब आग इन द सेंस कि भैया रॉकेट चला रहे हैं दिवाली पर, तो भाई रॉकेट जब लगाया बॉटल में तो ऊपर तो दुनिया चलाती है, हम चलाएंगे भाई टेढ़ा। पता लगा वो टेढ़ा चलाया तो घुस गया किसी घर में और उनके पर्दे में आग लग गई, है ना। अब पड़ोस में आंटी जी लड़ने आएगी तुम्हारे घर पे, या तुम्हारे बच्चे बहुत शैतान है भाई, बताओ यार ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। अब ये बताओ क्या उसके लिए, देखो चलो एक बात है, माई पापा को गिरवी लाइबल ठहरा देंगे, एजेंट वाली बात छोड़ो, एजेंट वे वाली बात छोड़ो, मम्मी ने बोल दिया इतना नलायक है बहन जी जो करना है इसके साथ कर लो, मार पीट लो, इससे अपने घर में झाड़ू पोछा लगवाओ, साफ सफाई करो। हमारे तो नाक में दम कर दिया इसने। अब माँ बाप ने हथियार हाथ खड़े कर दिए क्या कि हम इसे क्या नहीं करते, एजेंट भी नहीं मानते हम इसे अपना। अब आंटी कह रहे भाई यार ये तो गड़बड़ होगी बात, मैं तो सोच रही पर्दे के पैसे इसकी मम्मी से वसूल लूंगी, है ना। सही बात है भाई, पर्दे में आग लगी तो पैसे कौन देगा? इसके माँ हमसे भी 2 नंबर आगे निकले, हम तो पैसा मांगने आ गए और ये कह रहे बच्चे को ले जाओ। समझ रहे हो? अब बच्चे को ले जाओ तो भाई बच्चा क्या होगा? अब बच्चे के ऊपर लायबिलिटी तभी क्रिएट की जा सकती है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर जाकर एक ऐसे एक्ट में उसे फंसाया जाए जिससे वो बच्चे जेल की नौबत आ जाए। तो अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक बच्चे के खिलाफ पॉइंट बनाया। उन्होंने बोला भाई तुमने 14 के 14 पॉइंट पढ़े बच्चे के फेवर में, एक अकेला ऐसा पॉइंट जो बच्चे के, और वो है सामाजिक तौर पर बच्चे ने अगर कुछ गलत किया तो, जैसे पड़ोसी के घर में आग लगा दी, स्ट्रीट लाइट फोड़ दी, है ना, ठीक है। और इसके अलावा मान लो जैसे सामने जो पार्क है गवर्नमेंट पार्क है, अब तुम कह रहे हो किसी का थोड़े, तुमने सारे पौधे उखाड़ दिए, घर ले जाऊंगा। अब तो सरकारी संपत्ति, घर थोड़ी ले जाओगे, समझ रहे हो बात को? होता नहीं होता ऐसा कई बार कि भाई सरकारी लोहे का जाल है, लोग काट के ले जाते हैं, है ना, वो रोड पे वो नहीं लगते ब्लॉक्स, तो तुम देखोगे ब्लॉक निकाल के लोग ले गए बेच देते हैं। तो भाई ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना, किसी आस पड़ोस में तोड़फोड़ करना, इसको बोलते हैं सामाजिक तौर पे गलत काम करना, और इसको बोला जाता है TORT, टॉट। क्या बोला जाता है? बच्चा इज लायबल फॉर द टॉट, मतलब समाज में ऐसे काम करना जो गलत है, समाज में ऐसे काम करना जो, है ना, तो ही इज लायबल फॉर द टॉट। अब सुने एक केस आया, ध्यान सुनना। अब एक बालक ने भाई अगली क्लास से अलग अलग बैठना है, अगली क्लास से अलग अलग बैठना है तुम्हें। एक बालक ने, पुराने जमाने में देखो घोड़ा बग्गी चला करती थी, कार तो थी नहीं, एक बालक ने घोड़ा हॉर्स लिया कि मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है।
तो पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे ओला कैब चलती है ना, ऐसे लोग बाग अपने हॉर्सेस को रेंट पे दिया करते थे कि भाई हॉर्स राइडिंग के लिए सीख लेना फिर लौटा देना। जिस बंदे को हॉर्स राइडिंग के लिए दिया गया वो बच्चा था, और बच्चे को बोला गया भाई हॉर्स राइडिंग करते टाइम पर हॉर्स को राइड तो करना है पर इसको कुदाना मत। मतलब सोचते रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा है बादल है बादल, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बोला भाई अंग्रेजों ने सेना ने हमला कर दिया, बादल कूद जाए, तो बादल पहाड़ी से कूद कर लक्ष्मीबाई को बचा लिया था, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसे बादल बादल समझोगे, ये सिर्फ क्या है ट्रेनिंग, छोटी मोटी हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए रखा गया घोड़ा, ये ट्रेंड घोड़ा नहीं है, कुदाना मत, इसे कुदाने की ट्रेनिंग नहीं है। अब बच्चा जो था भाई, बच्चे का तो जो को उल्टा ही करे, बच्चे ने हॉर्स राइडिंग करते करते घोड़े को कुदा दिया और घोड़ा एक पहाड़ी से गिर के उसकी मृत्यु हो गई। अब बच्चा कह रहा है एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। एक जानवर मर गया और बच्चे को क्या लग रहा है, अब बच्चा जिम्मेदार होगा नहीं होगा। तो जज साहब ने कहा इवन दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन अगर आपने बच्चे ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से किसी भी समाज में दिक्कत आई है, यानी घोड़े को मार देना, इट इज सिविल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि इंसान के साथ तोड़फोड़ कर रहे हो, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी जानवर के साथ भी दुर्व्यवहार करना भी क्या आता है, टॉर्ट में आता है। माइनर हेड लायबल फॉर द, और ये बालक वही है तुम्हारी तरह हगीज पहनता था ये भी, तो इसलिए केस का नाम बना बर्नार्ड वर्सेस। अच्छा इसमें बता रहा, इसमें क्या होगा नीचे वाले केस में, a minor is liable or not liable? Why it is not liable? हाँ, यानी कि उसने खरीदा था हॉर्स को, रेंट पे लिया था हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए। अब हॉर्स राइडिंग करते करते अगर वो मर गया तो उसमें गलती थोड़ी है। अब एसी लिया चलाने के लिए, अब एसी खराब हो गया तो एसी कंपनी वाले कहीं थोड़ी कहते हैं 24 घंटे कौन चलाता है, ये कोई बात है? 24 घंटे क्यों चला रहे हो, 24 घंटे चलाओगे तो खराब हो गई, तो भाई मैं चला रहा हूं 24 घंटे, अब एसी चलते चलते खराब हुआ है ना, तो फिर इसमें हमारी जिम्मेदारी, समझ आ रही है बात। तो कोई भी एसी कंपनी ये नहीं बोल सकती कि भाई 24 घंटे चलाने पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, थोड़ा आराम तो दे दो। अगर ऐसे आराम देने लगे फिर तो फ्रिज को आराम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हमारे घर में तो कई साल से लगातार चल रहा बेचारा, खुद दुआ करता है लाइट कब जाएगी। तो तुम तो फ्रिज कंपनी ये थोड़ी बोल देगी लगातार चलने की वजह से एसी खराब हुआ है तो हम रिपेयर नहीं करेंगे। तो जज ने ये बच्चे के फेवर में दिया, माइनर क्या लिखा बाबू, रीजन इंजरी उसको उस चीज से हुई है जिसके लिए वो, जो काम करने के लिए वो एलिजिबल था, एंटाइटल था। सिंस ही वॉज नॉट लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, ही कुड नॉट बी हेल्ड लाइबल इन द, तो सामाजिक काम गलत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। तो हॉर्स राइडिंग के लिए खरीदा, हॉर्स राइडिंग तो कर रहा था, उसमें बच्चे की गलती, इसमें बच्चे की गलती है क्योंकि वो अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट है। कितने पॉइंट पड़े बाबू आज? नहीं, एक छूट गया अभी, नेसेसिटी वाला छूट गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं है ना। अब 15 पॉइंट पड़े तो इसका चीट कोड लिख लेते हैं बाबू, चीट कोड तो लिख लेते हैं। और आज का होमवर्क तो भाई सेक्शन 11 ने ये बोला, ठीक है, कि चीट कोड बनाता हूं ताकि तुम्हें भाई ये याद रहे कि हाँ माइनर के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, डायरेक्ट आ गया तो लिखने पड़ेंगे कुछ पॉइंट। हाँ, अब देखो कितनी खतरनाक बात है, माइनर का कोड ही क्या बनाया है बताओ यार, और क्या मेरी जान लोगे क्या, बच्चे की जान लोगे क्या? माइनर का कोड ही माइनर बनाया और क्या लिखा, माइनर बच्चे से
पंगा नहीं लेना। तो माइनर बच्चे से PANGAS पंगास, माइनर बच्चे से पंगास नहीं लेने का। अब देखो इसमें सारे के सारे 15 पॉइंट कवर हो जाएंगे। M से बनेगा और केस भी कवर हो गया, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जिसका रिजल्ट क्या आया, एग्रीमेंट विद द माइनर इज, भाई माइनर बच्चे से पंगा, तो माइनर बच्चे से पंगा, ये कोड बनेगा। N से बनेगा दोस्त, I से बनेगा इंसॉल्वेंट। क्या बच्चा इंसॉल्वेंट हो सकता है? तो हमने कांटा लगा दिया। कांटा लगाने का मतलब क्या है? नहीं हो सकता। कांटा लगाने का मतलब ये नहीं कभी सोचो ऐसे पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। N से क्या बनेगा, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेसेसरीज। अगर माइनर को नेसेसरीज दी गई तो क्या लॉ बनता है? नेसेसरीज के आगे लिखेंगे सेक्शन 68। एक खास सेक्शन बनाया गया है सिर्फ माइनर की नेसेसरीज के लिए। ओ से बनेगा बाबू ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। ऑन अटेनिंग, क्या अटेनिंग मेजॉरिटी पे रेटिफिकेशन अलाउ होता है? तो क्या लिखेंगे, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। आर से बनेगा बाबू, बच्चा अगर तुम्हारी तरह निकले दंगेबाज, दंगे कर दिए, तोड़ फोड़ मचा दी, तो आर से मैंने बनाया रियॉट्स। रियॉट्स मतलब दंगे, यानी कि सामाजिक गलत काम करना। माइनर लाइबिलिटी इन टॉर्ट। माइनर टॉर्ट के लिए क्या रहेगा, केस लॉ याद रखना है, बर्नार्ड वर्सेस हगीज। तो एक केस हो गया मोहिरी बीबी, एक ये हो गया बर्नार्ड वर्सेस हगीज। फिर बच्चे के बी से लिखेंगे बेनिफिशियरी। बी से क्या बनेगा बाबू, ठीक है। इसका लीगल वर्ड है माइनर ऑलवेज प्लीड्स, माइनर ऑलवेज प्लीड्स माइनॉरिटी, कि बच्चा माइनॉरिटी का पूरा रिक्वेस्ट या मजा ले सकता है, ठीक है ना। एस से बनेगा, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? तो आप बोलोगे वैसे तो माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन अगर शेयर फुल्ली पेड है और ट्रांसफर या ट्रांसमिशन है तो शेयर होल्डर बन सकता है। पी से बनेंगे 2 पॉइंट। बताओ क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं। क्या नहीं, प्लीड माइनॉरिटी यहां लिखेंगे। बेनिफिशियरी और प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड माइनॉरिटी कब आती है? जब वो झूठी एज दिखाता है, याद आई बात। प्लीड माइनॉरिटी ऑन फॉल्स। केस का नाम खानगुल वर्सेस लखा सिंह। तो एक केस हमने यहां याद किया था, खानगुल वर्सेस लखा सिंह। ए से क्या बच्चा एजेंट बन सकता है? एन से नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बच्चे की कोई भी बेनिफिट देकर तुम उससे परफॉर्मेंस, पैसे नहीं मांगते तो परफॉर्मेंस भी नहीं करा सकते। जी से क्या बच्चे की कोई गार्जियन, क्या बच्चे के गार्जियन में 2 पॉइंट आते हैं। क्या गार्जियन अपने बच्चे को लायबल कर सकते हैं? सेनदास वाला केस के बच्चे को गिरवी रख देंगे, तो गार्जियन कैन नॉट मेक लायबल माइनर। और फिर आता है गार्जियन के लिए, क्या बच्चा गार्जियन को लायबल कर सकता है? कर सकता है, अगर वो एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। माइनर कैन नॉट मेक पेरेंट्स लायबल, हाँ कैन नॉट, अनलेस या अनलेस द माइनर इज एजेंट। एजेंट है तो ठीक है, वरना नहीं। फिर ए से क्या बनेगा? ए से एडल्ट। एडल्ट और बच्चे के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। केस याद आ गया ना, कार वाला केस। और आखिरी एस से बनेगा, क्या बच्चे के लिए कोई श्योरिटी दे सकता है, गारंटी? तो बच्चे के लिए कोई बंदा श्योरिटी दे सकता है। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर?
याद हो जाएंगे? आज का होमवर्क, एक मिनट जाओ, बैठ जाओ, एक मिनट ध्रुव नीचे बैठो। एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना जरा, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, लिख भी सकते हो तुम। A minor obtain the loan from B, can B asked to repay the money to A? A and A कौन है? माइनर ने लोन ले लिया बी से, तो बी कौन हो गई? मोहिनी बीवी। क्या बी कह सकती है माइनर से पैसा लौटा? तो अब ये तुम्हें लग रहा है कि केस लॉ पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह ही तो है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा सेक्शन 10, फिर लिखना पड़ेगा सेक्शन 11, ठीक है ना, फिर लिखना पड़ेगा एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, और मोहिनी बीबी के साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा? केस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर नीचे इस लिख देना, इन दिस केस बी कैन नॉट आस्क टू रिपे द मनी फ्रॉम ए, ठीक है। हाँ, एक एनालिसिस, एक कंक्लूजन। मैम को बुलाना, मैम को। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। पिछली क्लास में कौन सा क्वेश्चन दिया था? अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। ग्रुप पे भेज दिया था, मैं चेक करूंगा सीट पे आके। सीट पे बैठो, मैं चेक करूंगा। अभी रुक जाना, जिनको मैं कहूंगा वही जाएंगे बस।